ने तो कर दिया। अच्छा चलो, कौन सा लेक्चर पसंद करेंगे? 8 पसंद करेंगे। ओहो, भाई भी आ गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, कल वाला सवाल हमारा इंशाल्लाह आज होगा पूरा, उसको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आपकी खिदमत में कहा गया था कि आप हजरात ने जो है वो स्टैंडर्ड का पार्ट बी लेके आना है। तो वो हजरात ज़रा हाथ खड़ा कर दें जो स्टैंडर्ड का पार्ट बी ले आए हैं। वेल डन, दिखाइएगा ज़रा पार्ट बी। ये जी स्टैंडर्ड का पार्ट बी है, यहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है। आप हजरात जो है वो इसमें SIC 32 ढूंढें, इंडेक्स में SIC 32। इसकी ज़ियारत कर लें, ज़ियारत के भी पैसे हैं। SIC 32 ढूंढें इसमें। अच्छा जी, जिन हजरात ने SIC 32 ढूंढ लिया है वो अपनी बॉल पॉइंट एक्स्ट्रा वाली वहाँ पे रख दें, फिर इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो खोलेंगे। अब बंद कर दें ये लोग भी, क्योंकि जो नहीं लाए उनको बहुत टेंशन हो रही है इस वक्त। ओके, जी हजरात, ये किसकी वेबसाइट है? पेप्सी की वेबसाइट है। ठीक है जी, देख लें ज़रा पेप्सी वाले क्या क्या बना रहे हैं। मरुंडे हैं इसमें? पकोड़े? ओके, कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के? 20 रुपए का हो गया? ओके, ये आपकी बात पे हंस रहा है। अच्छा, ये जो पेप्सी की वेबसाइट है, जी बिल्कुल, ये जो पेप्सी की वेबसाइट है, इस पे आपको बोतल की कीमत लिखी हुई नजर आएगी? नहीं। पेप्सी की वेबसाइट पे हो सकता है लिखी हुई नजर आ भी जाए, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन अगर आपका कभी, दानिश इधर मेरी तरफ देखो, अगर आपका कभी बोतल पीने को दिल चाहे मगरिब के बाद, अगर आपका कभी बोतल पीने को दिल चाहे मगरिब के बाद, तो आप क्या करेंगे? www.pepsi.com। दीवाने हैं आप। उन्होंने कहना है भाईजान आप इतने भी वजीर आजम नहीं है कि आपके घर हम एक बोतल भेजें 15 रुपए वाली, 20 रुपए वाली। 28 की होगी है, 25 की होगी है, पीते रहते हैं। ओके, तो अब आप मुझे बता दें क्या पेप्सी की जो वेबसाइट है, आज हम पढ़ने लगे हैं इंटेंजिबल्स में वेबसाइट। इंटेंजिबल में क्या पढ़ने लगे हैं? वेबसाइट। एक्वाफीना भी वैसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो अगर आपका एक्वाफीना ऐसे ही रात को 2 बजे आपका दिल चाहे, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल कर रहा हूँ, साथ एक्वाफीना थोड़ा होना चाहिए, तो आप पेप्सी की वेबसाइट पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पेप्सी की वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते। आप पेप्सी वालों को कहेंगे भी तो मुझे बोतल भेजो, कहेंगे तुम्हें बोतल। अच्छा जी, तो आप पेप्सी की वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो मोहतरम, ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है। ये सिर्फ किस पर्पस के लिए है? तो जिस तरह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं डेबिट हो जाता, एक्सपेंसेस में चला जाता, तो ये वेबसाइट सिर्फ किस पर्पस के लिए है? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। लेकिन अगर थोड़ा और आगे बढ़ें और स्टॉर्म फाइबर लगाएं और कनेक्ट का बटन दबाएं, और कनेक्ट का बटन दबा के देखें नीचे धड़ाधड़ सिग्नल आ रहे हैं, और इसके साथ जो है वो हम चले जाएं दराज की वेबसाइट के ऊपर, तो अगर हम दराज की वेबसाइट के ऊपर जाएं जो कल तक खुल जाए, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मुझे बताएं क्या वो वेबसाइट जो है वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए होगी, या वहां एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए होगी, या वहां ऑर्डर भी प्लेस कर सकेंगे? वहां ऑर्डर भी प्लेस कर सकेंगे। तो अगर दराज की वेबसाइट है, OLX की वेबसाइट है, माशाल्लाह आप गाड़ियां लेते रहते हैं, पाक व्हील्स की वेबसाइट, अब तो आपका लेवल इतना हो गया ज़मीन.com पे जाके आप ज़मीनें खरीद रहे होते हैं, तो मोहतरम ये जो वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी,
इनके ऊपर क्या गाड़ियों की प्राइसेस वगैरह लिखी होंगी और आप इनमें जाके न्यू गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे या यूज्ड गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे? यूज जरा मुनासिब मिल जाती हैं, तो आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर जो है वो फाइंड करेंगे गाड़ी, और गाड़ी की प्राइस आगे लिखी होगी। गाड़ी की प्राइस आगे लिखी होगी, नहीं लिखी होगी? लिखी होगी। 39.5 लाख की गाड़ी मिल रही है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, मुझे बताएं, ये वेबसाइट सिर्फ ये आ रही है बाहर, ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है या इससे आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं? इससे चीजें खरीदी जा सकती हैं। शो कर दूं फोन नंबर, टेंशन तो नहीं? अच्छा, तो मोहतरम ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसका मतलब है अगर आप पाक व्हील्स वालों की बैलेंस शीट कभी देखें तो पाक व्हील्स वालों की बैलेंस शीट में इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं है, यहां आके ऑर्डर भी प्लेस होते हैं। क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं और कुछ वेबसाइट्स किस पर्पस के लिए होती हैं? ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो उनमें से कौन सी वेबसाइट को हम अपनी बैलेंस शीट में शो किया करेंगे? जहां पे ऑर्डर प्लेस होते हैं। इसी तरह जी क्रिसेंट कॉलेज की वेबसाइट है, तो वो मुझे बता दें, क्रिसेंट कॉलेज की वेबसाइट आज से 5 साल पहले जब ऑनलाइन क्लासें नहीं थी और सिर्फ फिजिकल क्लासें थी, तो अगर 5 साल पहले ये कॉलेज होता तो इस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अगर बताया जा रहा होता कि फलां टीचर है वो पढ़ाएगा और उसकी फीस इतनी है, तो उधर बैठ के आप उस वेबसाइट से कुछ नहीं बेनिफिट ले सकते, आपको फिजिकली कॉलेज में आना पड़ेगा। तो वो भी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए बनी होती। लेकिन जब जमाना बदला तो अब तो आप वेबसाइट से ऑनलाइन लेक्चर्स बाय करके देख सकते हैं। तो अब जमाना बदल गया, तो अब शायद ये वेबसाइट इंटरनली जनरेटेड ऐसी है जहां से डायरेक्टली आप क्या कमा रहे हैं? ऑर्डर्स रिसीव करके रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो इस वेबसाइट को फिर अगर इंटरनली जनरेट करेंगे तो बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो अगर वेबसाइट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए जैसे पेप्सी वाली है, तो उसको आप इंटेंजिबल के तौर पे बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। और अगर वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स है, तो फिर उस वेबसाइट को आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। आ जाए जी किताब में जी, वो मैं बताता हूं। फिर ये पेज नंबर कौन सा बनेगा? 16। फिर वो कल वाले सवाल की तरह मैं वापस आऊंगा क्लास के एंड पे। वो तो अगर वेबसाइट परचेज कीजिए फिर तो वैसे ही इंटेंजिबल है। हम बात करें डेवलप वेबसाइट की आज। एन एंटिटी मे इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट। अच्छा, ये ना SIC 32 एक लफ्ज लिखा हुआ है, SIC 32। एक तो मैंने आपको बताया था IAS, लेकिन IAS का नया नाम आपको पता है पड़ गया हुआ है IFRS। IAS होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, फर्स्ट टाइम पे आ जाया करें, फिर ये मसला ना हो। इससे अगली रो में आ जाए, 4th रो में। चलें ठीक है। अच्छा, पुराने स्टैंडर्ड्स का नाम था बोले इंटरनेशनल अकाउंटिंग और नए स्टैंडर्ड्स का नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, पुराने जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें अगर कोई बात वाज़ेह नहीं होती थी तो फिर आता था SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये लिखा हुआ है ना SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। लेकिन इसका भी अब नया नाम पड़ गया हुआ है, वो नया नाम है IFRIC। ट्राई करें बोलने की, IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। लेकिन ये IFRIC हम पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं इसकी एब्रीविएशन भी लिखवा दूंगा आपको। तो ये जरा पुराने नाम है ये दोनों, और ये नया नाम है। तो आज के बाद जो भी स्टैंडर्ड आपने देखा होगा आजकल आते हैं, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी
SIC इशू करती थी, ये SIC नंबर 32 है, लेकिन नए दौर के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी इंटरप्रिटेशन इशू करती है। कोई खास फायदा नहीं था इस बहस का, आगे चलें। तो ये IAS है या SIC है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 तो हमारी बुक है ना, इससे हमें क्या, SIC 32 इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको क्या कहेंगे हम, वेबसाइट कॉस्ट्स। अच्छा, ये जो मैंने आपको दो वेबसाइट्स दिखाई थी अभी, ये दोनों क्या थी भाईजान? ये दोनों एक्सटर्नल एक्सेस के लिए थी। ये दोनों, क्या आप www.pepsi.com लिख के पेप्सी की वेबसाइट पे जा सकते हैं? इसका मतलब है हम पेप्सी के लिए एक्सटर्नल बंदे हैं, हम उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्या आप दराज.com लिख के और पाक व्हील्स लिख के उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये किस एक्सेस के लिए थी? एक्सटर्नल एक्सेस के लिए। अब ये दो वेबसाइट्स आपको नजर आ रही थी एक्सटर्नल एक्सेस के लिए हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट बनाई हुई है तो वो वेबसाइट आप कहीं भी चले जाएंगे आपको नजर नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे एक दवाइयां बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, या दवाइयां बनाने का ट्रेडर हैं, दवाइयां खरीद के बेचते हैं। तो मिसाल के तौर पे पंजाब मेडिकल स्टोर के नाम से उनका नाम मशहूर है। तो वो पंजाब मेडिकल स्टोर वालों के 5, 6, 7 ब्रांचेज हैं पूरे लाहौर में। अब हो सकता है उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हो जिसपे अपनी दवाइयों का ब्रांच वाइज डिटेल रखते हो, इस दुकान पे इतनी दवाइयां, यहां पे इतनी शॉर्ट हो गई, फलां का ऑर्डर करो, फलां सप्लाई करो दवाई, फलां सप्लाई करो। तो वो जो वेबसाइट होगी उसमें हमारी एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि उसमें उनके इंटरनल रिकॉर्ड होंगे जो वो हमसे शेयर करना नहीं चाहेंगे। आमतौर पर तो वो हार्ड ड्राइव में कंप्यूटर की रख लेंगे, ईमेल से शेयर कर लिया करेंगे। लेकिन अगर उनका बहुत बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है वो एक वेबसाइट बना दें, लेकिन वो वेबसाइट का URL हम पंच करके वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो वेबसाइट सिर्फ एम्प्लॉइज के इस्तेमाल के लिए होगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि वेबसाइट पे मैं और आप भी अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट वो है जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बनाई होती है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसीज वगैरह लिखी होती हैं, अपने कस्टमर के नाम वगैरह, पते वगैरह लिखे होते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने और कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो तो डाल देते हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉइज के लिए है। ये वेबसाइट भी एसेट होती है, ये वेबसाइट भी इंटेंजिबल है। इस वेबसाइट में भी कोई मसला नहीं, लिख लें ये वेबसाइट भी इंटेंजिबल है अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वगैरह पूरा हो रहा है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं। बेनिफिट कैसे आएंगे? कॉस्ट सेविंग वगैरह हो जाएंगी आपकी, इस फॉर्म में आपको बेनिफिट आ जाएंगे। ये वेबसाइट भी इंटेंजिबल है। लेकिन फिलहाल हम जो ज्यादा बहस कर रहे हैं वो सिर्फ किसके ऊपर करने लगे हैं? वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। तो उसमें दो किस्म की वेबसाइट्स मैंने आपको अभी बताई हैं, टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पेप्सी वाली, और दूसरी कौन सी बताई है? सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दराज, TCS कोरियर सर्विस साइट एटसेट्रा, पाक व्हील्स, OLX। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये किसके लिए हैं? ये दोनों एक्सटर्नल एक्सेस के लिए हैं, लेकिन ये मैंने बता दिया है नॉट एन इंटेंजिबल। लिख लें, ये मैंने क्या बता दिया है, और ये मैंने बता दिया इनटेंजिबल। लेकिन जाहिर बात है इंटेंजिबल तभी होगी जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वगैरह सारा पूरा हो रहा हो। और ये जो प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, ये कभी आपने सुना है IT इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। जैसे क्या कहते हैं, वो कौन से हाउसेज हैं आजकल जहाँ लोग काम करते हैं जाके शामों को, रात को 8-8 घंटे की नौकरियां कर रहे होते हैं, कॉल सेंटर्स टाइप। ये लोग बैठ के इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे रहे हैं, तो कॉल सेंटर्स में जाके इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने भी कोई वेबसाइट बनाई भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, IT हाउस है, 3-4 बच्चे इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उन्होंने मिलके एक कंपनी बना ली, और वो कंपनी क्या करती है, चीजें नहीं बेचती, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देती है। तो ये भी वेबसाइट होगी, और इसको भी क्या कहेंगे, बोलें इंटेंजिबल कहेंगे। तो सिर्फ कौन सी वेबसाइट को हमने इंटेंजिबल की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया है? जो किस पर्पस के लिए है? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। डन, ओके। चलें जी, द इश्यूज क्या हैं? वेदर द वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, क्या ये खुद बनाया हुआ? अच्छा, इंटरनली जनरेटेड तो दोनों के साथ ही मैं लिख रहा हूं ना, इंटरनली जनरेटेड। क्या मतलब इंटरनली जनरेटेड, एक्सटर्नल एक्सेस, इंटरनल एक्सेस? हाँ, इंटरनली जनरेटेड का हमने बनाई है, और बाहर के लोग भी इस पे देख सकते हैं चीजें,
और इंटरनली जनरेटेड का मतलब हमने बनाई है और हम ही चीजें इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये SIC32 परचेज्ड वेबसाइट्स पे नहीं लगता, ये SIC32 लगता है एन एंटिटी में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स, अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और बाद में ऑपरेशन तो करेंगे, उसका इस्तेमाल तो करेंगे उसको। तो इश्यूज क्या है? सिर्फ दो। नंबर 1, वेदर द वेबसाइट इज इंटेंजिबल एसेट और नॉट, द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अगर है इंटेंजिबल तो फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। ये एक दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। ओके अच्छा, इसमें जी जो आप खुद वेबसाइट बना रहे हैं ना, इसमें भी वही वाली फेजेस आएंगी, और एक रिसर्च फेज आएगी और एक डेवलपमेंट फेज आएगी और एक ऑपरेशनल फेज आएगी। इसमें इसने रिसर्च फेज का नाम प्लानिंग रखा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इसने रिसर्च फेज का नाम क्या रखा है? प्लानिंग रखा है, कि प्लानिंग हो रही है, वेबसाइट प्लान हो रही है, माइंड में बन रही है, वेबसाइट में क्या होगा, नया आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो वेबसाइट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसका इसने नाम रिसर्च रखा है या प्लानिंग रखा है। अब तरतीब से जरा देखना शुरू करता हूं मैं चीजें। पेज नंबर 17 पे आ गया हूं मैं। अगर खुद हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे क्या कहते हैं? प्लानिंग की एग्जांपल्स आपको ना समझ आएंगी ना आपने याद करनी है। प्लानिंग की एग्जांपल स्टैंडर्ड में दी हुई हैं, और अगर ये चीजें आपने समझनी है तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास बैठ के समझ लें। तो बस प्लानिंग हमें पता होना चाहिए लफ्ज, इसके अंदर की जो चीजें हैं वो हम पेपर में स्टैंडर्ड खोल के देख लेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा फिर भी सही, पढ़ेंगे हम इन चीजों को। लेकिन फिलहाल इनको जरा छोड़ें, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी छोड़ें। वैसे तो आपको पता ही है रिसर्च एक्सपेंस में जाती है, लेकिन फिलहाल छोड़ें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो रिसर्च क्या है जी? प्लानिंग। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। डेवलपमेंट में कितने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं? 3। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कोडिंग वगैरह हो रही है, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सामने जो इंटरफेस मुझे आपको जिस तरह नजर आएगा, घूमती हुई चीजें, और ये सारा ICAP की वेबसाइट चीजें, कुछ चीजें घूम रही होती हैं, चल रही होती हैं, सदर साहब आ रहे होते हैं, फिर कोई और आ रहा होता है। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट, फिर वेबसाइट पे कुछ अंग्रेजी वगैरह लिखी होती है और काफी सारी चीजें इस बारे में लिखी होती हैं, इसे क्या कहते हैं? कंटेंट डेवलपमेंट। इन तीनों का नाम इधर क्या होगा जी? अब डेवलपमेंट भी अच्छी वाली होगी या बुरी वाली होगी? अगर डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया पूरी कर रही है तो कैपिटलाइज कर देंगे, अगर नहीं क्राइटेरिया पूरी कर रही तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ओके, और अगली फेज कौन सी है जी? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल जिसे आप उधर कहते थे ना, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो ऑपरेशनल का मतलब यह है कि आप वेबसाइट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब वेबसाइट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हल्के फुल्की चीजें चेंज करते रहते हैं कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, यार ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है। तो चीज जब ऑपरेशनल होगी तो मसले सामने आएंगे, उन मसलों को 1 बाय 1 एड्रेस करेंगे वो। तो तीसरी फेज कौन सी है? और इसके अलावा अगर कोई खर्चे होंगे उनको कौन से खर्चे कहेंगे? अदर खर्चे। अब सवाल यह है कि इन सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट कैसे करनी है और इनको एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है। तो अब मोहतरम, ये जो इसकी पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये अल्फाज स्टैंडर्ड में इस्तेमाल नहीं हुए, ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है लफ्ज़ रिसर्च, ना स्टैंडर्ड में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डेवलपमेंट। तो स्टैंडर्ड अभी जो मैं खोलूँगा ओरिजिनल, उसमें आपको मिलेगा प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें। क्लियर? तो अभी मैं ये वाली एग्जांपल्स पढ़ने लगा हूँ, लेकिन मैं ये किताब से नहीं पढ़ने लगा, मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ने लगा हूँ। जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड नहीं लेके आए वो हजरात क्या करें? वो हजरात किताब ही खोली रखें सामने, लेकिन मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड से जाके ये चीज़ें पढ़ने लगा हूँ। खोल लें अब आप हजरात जो स्टैंडर्ड लेके आए हैं। ये SAC32 मैंने सॉफ्ट फॉर्म में आपके सामने खोल लिया है। कितने लोग स्टैंडर्ड के सफ़े पे पहुंच गए हैं ढूंढते हुए? इधर लिखा हुआ है SAC32 इंटेंजिबल एसेट, वेबसाइट कॉस्ट, कोई इस तरह की हेडिंग दी हुई है? अच्छा, किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैंने बता दिया आपको।
किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ हाँ, कि वो वही नोट्स में मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जैसे जैसे खोलता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा इधर से चीज़ें। अच्छा जी, SIC 32 अगर आप खोलें तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये स्टैंडर्ड में ये सफ़ा ढूंढें, ये पेज ढूंढें, डब्बे डब्बे बने हुए हैं। पेज नंबर यार ना बताओ, असल में कुछ के पास ना पुराने स्टैंडर्ड होंगे, कुछ के पास नए होंगे। ये मिल गया जी सफ़ा, हाथ खड़ा कर दें जो स्टैंडर्ड लाए हुए हैं, 3 4 5 सफ़े आगे पीछे करें, ये सफ़ा मिल जाएगा, डब्बे डब्बे बने हुए हैं, मिल गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ SIC 32। अब पेपर में आप ये स्टैंडर्ड खोल लेंगे और खोलने के बाद ये कौन सी फेज है जी, प्लानिंग। यहां पे उसने रिसर्च का लफ्ज नहीं लिखा, यहां पे उसने रिसर्च का लफ्ज नहीं लिखा। अब प्लानिंग में क्या क्या आएगा ये जरा देखना शुरू कर दें। ये आप देख लें, आपको यहां से भी मिल जाएगा, किताब से भी, लेकिन प्लीज स्टैंडर्ड से देखें, और नहीं मिल रहा तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दें, मैं आपको ढूंढ दूं। नहीं दिखाएं स्टैंडर्ड 888, लेकिन वो ये पुराने स्टैंडर्ड है। तो SIC, ये तो ग्लॉसरी में SIC 32। ये क्लास के बाद लेके आए। अच्छा, तो किताब में ही देख लें भाई, जिन हजरात को नहीं मिल रहा। मिल गया जी ये सफ़ा बाकी हजरात को। अच्छा, इसमें आ जाए जी, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज। ये रिसर्च होगा या प्लानिंग होगा, एक ही मतलब है, प्लानिंग और रिसर्च तो हमने एक ही नाम रखा ना। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। हार्डवेयर क्या मतलब, यानी कि 1000 GB चाहिए हमें, 500 GB चाहिए। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स। HP का खरीदेंगे, डेल का खरीदेंगे, किसका खरीदेंगे, ये सोच रहे हैं। इट इज ऑल प्लानिंग, वेबसाइट बनाने से पहले ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और इन द एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, उनमें से जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन चारों को पेपर में आपने क्या नाम देना है, रिसर्च या प्लानिंग। रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। इसको कहां डाल दें मोहतरम, एक्सपेंस में डाल दें जैसे ही ये खर्चा हो। हमारी किताब पे भी देख लें, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ओके, चलें जी स्टैंडर्ड में वापस आ जाते हैं, पार्ट B है ये। अच्छा, इसमें ना अभी आपने क्या कहते हैं, ये जो मैंने काटा हुआ है ना, ये नहीं पढ़ना, ये जो काटा हुआ है ये नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे। अगली फेज कौन सी है जी, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसके मेन नाम हमने क्या रख दिया है, डेवलपमेंट। तो परचेजिंग और डेवलपिंग हार्डवेयर, भाईजान परचेजिंग हार्डवेयर तो IS 16 में जाएगा, इसका तो यहां कोई ताल्लुक नहीं, मेरे ख्याल से ये किताब में भी नहीं लिखा हुआ। परचेजिंग हार्डवेयर, परचेजिंग हार्डवेयर किताब में नहीं लिखा हुआ यहां पे। तो परचेजिंग हार्डवेयर बोले कहां जाएगा, बोले 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 परचेजिंग हार्डवेयर अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16। अच्छा, अब हम अपनी वेबसाइट खुद बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट। और भाईजान ये ना कहिएगा वेबसाइट जो है वो हार्डवेयर के लिए जरूरी है, और वेबसाइट के बगैर हार्डवेयर खुदा के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज नहीं है, ये पूरी वेबसाइट की एक प्रोग्रामिंग हो रही है, ये अलग इंटेंजिबल है। तो कल वाली बात से मिक्स नहीं करना। कल क्या पढ़ा था, कल ये पढ़ा था वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के चलाने के लिए जरूरी है, उस सॉफ्टवेयर को, विंडोज को हार्डवेयर का पार्ट बना देंगे। तो खुदा के लिए उस कॉन्सेप्ट को जाना ले आइएगा, ये तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, अब उनके अंदर हम कोई नई वेबसाइट बनाने लगे हैं, कोडिंग करके जो वेबसाइट बनेगी वो तो इंटेंजिबल है ना, तो उस वेबसाइट की बात करें। अच्छा जी, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम लेना जाके, ठीक है। मिसाल के तौर पे pagal.com लिखेंगे तो वो कहेंगे ये तो पहले ही 2-4 ने ली हुई है, तो ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, आप डोमेन इसकी लेंगे जाके। डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एग्जांपल गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डिस्कशन करनी है, इसको अभी छोड़ दें, ये बुक में लिखा हुआ है डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सर्वर। हाँ, ये सर्वरों की हमने बातें करनी है, सर्वर बाजी थोड़ी देर बाद, इसको जरा थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया मैंने। डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग कोडिंग फॉर द एप्लीकेशन, C++ पढ़ा होगा आपने, जावा,
आवा, अच्छा, इंस्टॉलिंग द डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। आईकैप की वेबसाइट या मैट्रिक की वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर लोड पड़ जाता है जिससे रिजल्ट आता है, तो वो उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग सही नहीं हुई होती। तो जब स्ट्रेस टेस्टिंग वेबसाइट की सही हुई होती है तो वेबसाइट पे लोड नहीं पड़ता, तो स्ट्रेस टेस्टिंग इसे कहते हैं। यूजर का लोड डाल के देखा जाता है वेबसाइट बाहर तो नहीं आ गई। नेक्स्ट, ग्राफिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है जी, डिजाइनिंग द अपीयरेंस, एग्जांपल गिवन, लेआउट एंड कलर ऑफ वेब पेजेस। ये कौन सी फेज चल रही है सारी? डेवलपमेंट, ओके। और उसके बाद मोहतरम तीसरी फेज कौन सी है? कंटेंट डेवलपमेंट, लेकिन इसकी मां का नाम क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। कई दफा आप इंफॉर्मेशन यानी चीजों के बारे में उनकी तारीफ खुद लिख लेते हैं, कई दफा आप परचेज कर लेते हैं किसी से, किसी अच्छे राइटर से लिखवा के। क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ईदर टेक्सचुअल और ग्राफ्स ऑन दी वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से पहले पहले ये सारे काम हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट इंक्लूड अबाउट एंटिटीज, प्रोडक्ट्स, क्या क्या हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल एंड टॉपिक्स दैट आर सब्सक्राइबर्स एक्सेस। कई दफा ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लाइब्रेरी का काम करके दे रही होती हैं, तो फिर वो टॉपिक्स बता देते हैं, ये टॉपिक्स की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप लॉगिन डालें, आपका वो बुक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन आप पढ़ लेंगे। तो ये सारी क्या आ जाएगी बोलें? कंटेंट डेवलपमेंट। तो कंटेंट डेवलपमेंट विल बी कैपिटलाइज्ड। अब बता दें कितनी चीजें कैपिटलाइज होनी है। अभी आपने ये नहीं पढ़ना जो मैंने छुपाया हुआ है, ये नहीं पढ़ना, ये कंफ्यूज करेगा। कितनी चीजें एक्सपेंस में जानी है? प्लानिंग। और एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहां जानी है? कैपिटलाइज। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट कैपिटलाइज। कंटेंट डेवलपमेंट भाईजान ऑपरेशनल खर्चे सारे एक्सपेंस में जाएंगे, ऑपरेशनल खर्चे सारे एक्सपेंस में जाएंगे। अपडेटिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पहली दफा बनाना तो कैपिटलाइज किया था, बाद में कोई छोटी मोटी अपडेशंस आ गई, वो किधर जाएंगी? एक्सपेंस में। एंड रिवाइजिंग कंटेंट्स, कंटेंट्स में थोड़ी सी चेंज कर दी अंग्रेजी वगैरह आपने। एडिंग न्यू फंक्शंस, न्यू फीचर्स एंड कंटेंट्स। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद द सर्च इंजन्स। ये असल में ना आप गूगल के ऊपर जाके मिसाल के तौर पे किसी भी इदारे का नाम लिखें, मिसाल के तौर पे आप कह दें बॉटल्स, तो आप पेप्सी वालों ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे तो ऊपर उनकी वेबसाइट आ जाएगी, कोका कोला वालों ने गूगल को ज़्यादा पैसे दिए होंगे तो ऊपर उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये जो पैसे होते हैं ना, ये एक एनुअल फीस वगैरह होती है। तो ये आप रजिस्टरिंग वेबसाइट विद अ सर्च इंजन, सर्च इंजन, गूगल इज अ सर्च इंजन। इंजन वैसे नहीं है कि तड़ करके आवाज़ें आती हैं उसकी, तो गूगल इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन की मिसाल लिख लें गूगल। किताबें तो है ना आपके पास, स्टैंडर्ड पे तो नहीं लिखना, किताब में तो लिखा हुआ है ना जी, बिल्कुल। भाई ये दूसरी क्लास से टीए उठे, इधर आए देखें क्या हो रहा है। दानिश उठ गए हैं, दानिश भाग के आ रहे हैं, दरवाजा खोलने लगे हैं दानिश। दानिश ने दरवाजा खोल लिया, दानिश दरवाजे से निकल आया, दानिश इस वक्त रास्ते में है, और दानिश पहुंच गए हैं और अब आवाज नहीं आ रही। यार जादू है तेरा। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद द सर्च इंजन्स। बैकिंग अप डाटा, डाटा बैकअप करने के लिए होस्ते आपने कुछ स्टोरेज बाय की हो, क्लाउड स्टोरेज वगैरह कुछ स्टोरेज आपने बाय की हो, वो तो हम तो 5 GB पे ही रहते हैं ना, उससे ज़्यादा डाटा और डिलीट करने लग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने 100 GB 100 GB का करना हो तो फिर वो बैकअप डाटा करने के लिए क्या करते हैं? स्टोरेज बाय करते हैं। रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, सिक्योरिटी एक्सेस जो है वो आप कोई बाय कर लेते हैं, पासवर्ड्स वगैरह, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह। एनालाइजिंग द यूजेज ऑफ वेबसाइट, कि किस वक्त कितने यूजर होते हैं, रात को कितना वेबसाइट पे लोड होता है, रमजान में तो बैठते ही। हाँ जी, हाँ, अगर एडिंग न्यू फंक्शंस में वाजे तौर पे कह दे वो कि ये रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा है और फ्यूचर में अलग से बेनिफिट्स आएंगे, फिर आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एडिंग न्यू फंक्शंस में आपने कह दिया पहले कैश पेमेंट्स होती थी, अब ऑनलाइन पेमेंट्स भी होती हैं, तो कुछ ऐसा अगर आप जस्टिफाई कर पाए तो फिर उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके, अब मोहतरम पहले मैं किताब से इनकी ट्रीटमेंट पढ़वाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट इनकी पढ़वाऊंगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड से। पहले किताब से पढ़ते हैं। प्लानिंग फेज को क्या करना है जी? एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, और these will be, however, if recording criteria of IS 38 is, then it will be expensed। असूली तौर पे डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगी?
यार स्टैंडर्ड ने यही बातें 3 जगह लिखी हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ने इसको 3 हेडिंग्स में डाला है, तो स्टैंडर्ड में यही बातें 3 जगह लिखी हुई हैं। लेकिन उस बोंगे ने पुट्ठे तरीके से, उन भाई ने जो है वो पुट्ठे तरीके से जो है वो बातें लिखी हैं। ये पुट्ठे तरीके से जो बातें हैं कहीं आपको पुट्ठा ना कर दें, तो ज़रा तसल्ली से और गौर से देखिएगा। उस बोंगे ने बोंगी मारी, कहता है ये जो आप डेवलपमेंट कह रहे हो ना, जिसको डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, हमने कहा तू पागल है, सर ने लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड, होगा तो तू ही सही क्योंकि तू स्टैंडर्ड है। अच्छा ठीक है जी, स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, बोलें बोलें बोलें, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। और हमने अपनी किताब में क्या बोंगी मारी हुई है, दीज विल बी कैपिटलाइज। तो वापस आते हैं दुनिया के स्टैंडर्ड्स बनाने वालों पे, ये तो कोई पाकिस्तानी किताब है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे वापस आए। रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, कहते हैं डेवलपमेंट को भी कहां डाल दो, एक्सपेंस में, अनलेस, हाँ अगर एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू वेबसाइट, अगर आप बता सको ये खर्चा डायरेक्टली वेबसाइट के लिए है और मैनेजमेंट की इंटेंशन में आने तक सारे खर्चे वेबसाइट के रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, फिर आप इनको कैपिटलाइज कर दो। अनलेस का क्या मतलब है, जब तक ये चीजें ना हो जाए कैपिटलाइज ना करो, तो आप, वरना आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड का पैरा 21 शायद एक जगह हमने पढ़ा था, अभी खोलने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और वो जो 57 स्टैंडर्ड का पैरा है ना, ये वो वाले 6 क्राइटेरिया जो है अच्छी वाली डेवलपमेंट के, तो ये 57 तो शायद आपको याद ही हो, 6 क्राइटेरिया 56 57 उसके पास था। तो स्टैंडर्ड ये कहता है मोहतरम कि डालो खर्चे में, उल्टे तरीके से बात करे, डालो, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो फिर कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज 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 इस बात को गलत नहीं समझना पड़ते हुए कि सर ने तो कैपिटलाइज लिखा हुआ, इसने एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लिखने में और समझने में ज्यादा आसान शायद ये है कि कैपिटलाइज कर दो, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो कहां डाल दो, एक्सपेंस में डाल दो। क्लियर? तो अब ये तीनों लाइनों के साथ यही बात लिखी हुई है, इसलिए मेरा मशवरा बेशक ये है, स्टैंडर्ड पे ऐसे काटने की इजाजत है, अगर आप इसको काटना चाहते हैं अपने समझने के लिए तो काट दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी। वही बात इसने दोबारा यहां भी लिखी हुई है, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट में रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, छोड़े परे, इसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज, और इसको भी एज इट इज जो है वो काटा जा सकता है, कोई तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा, एक बात छोटी सी है वो मैं आपको और पढ़वा रहा हूं, वो ये है जी, अब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स लेते रहने, एक सवाल आने लगे उस पर ये कॉन्सेप्ट सप्लाई होने हैं, वो फिर मैंने आपसे पूछने हैं। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, वो है अगर आपने वेबसाइट पे तस्वीरें चढ़ाने से पहले, वैसे ये जो वेबसाइट है ना पाक व्हील्स वाली, इस पे तो लोग आपको पता है तस्वीरें अपलोड करते हैं, इस पे जो है वेबसाइट वाले खुद नहीं करते। तो वैसे अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपने खुद तस्वीरें अपलोड करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे दराज की वेबसाइट है, OLX की वेबसाइट है, खुद कोई बंदा कहता है मिसाल के तौर पे कि यार मेरी वेबसाइट है, मैं ही चीज़ें इस पे अपलोड कर दूं, तो अगर चीज़ें अपलोड करने पे आपने तस्वीरें खिंचवाई सिर्फ, और तस्वीरें खिंचवाने में आपने फोटोग्राफर को पैसे दिए, तो भाईजान वो एडवर्टाइजमेंट ही समझी जाएगी। तो OLX, पाक व्हील्स और वो सारी वेबसाइट्स जिनको हमने वेबसाइट्स मानना है, अगर उनमें फोटो खिंचवाने का खर्चा होगा तो उसको आपने स्टिल कहां डालना है, एक्सपेंसेस में डालना है, एक्सपेंसेस में डालना है। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ आई बात? मिसाल के तौर पे पाक व्हील्स है, OLX है, ये प्रिंसिपली क्या है, इंटेंजिबल है या नहीं है? हैं। पेप्सी की वेबसाइट इंटेंजिबल नहीं है। सुबह सुबह जो शुरू में आते आते बात की थी वो क्या की थी, पेप्सी की वेबसाइट सिर्फ किस पर्पस के लिए है, सोलली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है, तो उसको तो सिरे से हमने कह दिया था इंटेंजिबल। और ये OLX वगैरह सोलली एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए हैं या ऑनलाइन सेल के लिए हैं, तो इनको तो क्या माना जाएगा, जब इनको इंटेंजिबल माना जाएगा तो इनमें एक छोटा सा खर्चा ऐसा है जिसको स्टिल एक्सपेंस माना जाएगा, वो मैं कह रहा हूं, वो है पिक्चर्स खींचने का खर्चा। बाकी ये कंटेंट डेवलपमेंट जो आपको नजर आ रही है, बैक एंड पे इसके फीचर्स लिखे होंगे, ये सब कुछ लिखा होगा, ये
स्टिल जो है वो सारा का सारा खर्चा, जब भी पहली दफा वेबसाइट खड़ी करने के लिए ये सारा इंटरफेस बनाना पड़ा, सारी पीछे प्रोग्रामिंग करनी पड़ी कि कस्टमर ओपन करे, ये लिस्ट आ जाए, महंगी गाड़ियां ऊपर आ जाएं, सस्ती गाड़ियां नीचे चले जाएं, मॉडल वाइज देखना चाहे मॉडल वाइज आ जाए, गाड़ी का नाम देखना चाहेगा, इस पीछे जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो ऑल कैपिटलाइज होगी। ग्राफिक इंटरफेस जो सब आपको नजर आ रहा है ये सारा कैपिटलाइज होगा। ये टैब्स बनाई हैं, इनके पीछे मेहनत हुई है, ये सारा कैपिटलाइज होगा। बट तस्वीरें खींचने का खर्चा इसमें जो है वो क्या होगा, बोले एक्सपेंस आउट होगा। क्लियर? तो ये एक छोटी सी एहतियात डेवलपमेंट फेज के लिए पढ़ लें किताब से ही, छोटी सी एहतियात डेवलपमेंट फेज के लिए पढ़ लें, स्टैंडर्ड से ना पढ़ें, इधर से ही पढ़ लें। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग डिजिटल पिक्चर्स ऑफ एंटिटी। क्योंकि ये तो एडवर्टाइजमेंट ही है ना, वो ये गाड़ी की तस्वीर आप इधर लगा दो या गाड़ी की तस्वीर बाहर सड़क पे लगा दो, ये तो एडवर्टाइजमेंट की ही एक सूरत है। तो इस खर्चे को स्टिल डेवलपमेंट फेज में भी, अब बता दें वेबसाइट में डेवलपमेंट फेज के कौन से खर्चे को एक्सपेंस में डाला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट को। क्लियर? अच्छा, कौन सी फीस? हाँ हाँ वो आएगी अभी, वो भी आएगी। ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है? द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस व्हेंस द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन, एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस द एप्लीकेशंस। इसमें भाई ने जो सवाल पूछा था वो भी यहाँ एड्रेस होगा। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? अपडेटिंग ग्राफिक्स, न्यू फंक्शंस, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन, बैकअप डाटा, सिक्योरिटी एक्सेस, एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट। एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, भाईजान ऑपरेशनल फेज हमेशा एक्सपेंस में जाएगी, ना ये रिसर्च है ना ये डेवलपमेंट है। ऑपरेशनल फेज क्या है? अब तो लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस फेज में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे कहां जाएंगे? एक्सपेंस में। अनलेस इट मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, दिस विल ओनली अकर इन, कहते बहुत रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑपरेशनल फेज के खर्चे को कैपिटलाइज करो। असूली तौर पे ऑपरेशनल फेज का खर्चा कहां जाने? रेयर सर्कमस्टांस में ऑपरेशनल फेज के खर्चे को आप क्या कर दें? उसकी मिसाल क्या हो सकती है? वो जैसे भाई ने सवाल पूछा था, मैंने इनको दी थी। एक वेबसाइट थी, उस पर लिखा हुआ था कि मोहतरम हम जो है वो फलां चीज़ें बेचते हैं और कैश ऑन डिलीवरी है, यानी सिर्फ ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी है। बंदा आपके घर आएगा, आपको चीज़ देगा, आप उसे कैश दे दीजिएगा। उस वेबसाइट ने एक नया फंक्शन ऐड किया, उसमें ऑनलाइन पेमेंट भी डाल दी। अब ऑनलाइन पेमेंट की वजह से बहुत से लोग जो रिलेक्टेंट होते थे घर में कैश रखने से, अब उन्होंने कहा यार अब तो हम इनकी चीजें खरीद लेते हैं। तो उससे अगर आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में बेनिफिट आएगा तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइज कर सकते हैं। डन। अब आप एक एक करके मुझे बताते रहें। रिसर्च फेज का नाम इधर क्या है? इसमें कोई और बात याद नहीं रखनी, इसको सिर्फ किस में डालना है? डेवलपमेंट फेज में इधर कितनी चीजें आएंगी? 3। पहली एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट अंग्रेजी उस वेबसाइट पर लिखी जाएगी। इसको आपने क्या करना है? अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो, इसमें एक एहतियात आपने करनी है, वो है इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट डाला हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने फोटोग्राफ्स डाली हुई हैं, तो उसके खर्चे को आपने क्या करना है? एक्सपेंस। इसके बाद अगली फेज कौन सी है? वो शायद फेज नहीं है, अब तो वेबसाइट क्या हो गई है? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल के खर्चे को किस में डालना है? लेकिन रेयर सर्कमस्टांस में क्या हो सकता है? कैपिटलाइज करें। वो किस सूरत में करना पड़ेगा? जब आपको लगे कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन इज मेट, ऐसी कोई लाइन आ रही हो, तो फिर ऑपरेशनल फेज के खर्चे को भी क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइज। जैसे कि एसी है, अब वो घर में 2 साल से लगा हुआ है, जालियां साफ हो जाती हैं। एसी घर में 2 साल से लगा हुआ है, उसके अंदर आप और कोई काम करवा लेते हैं, हल्की फुल्की सफाई करा लेते हैं, गैस भरवा लेते हैं, वो सारा तो ऑपरेशनल फेज का खर्चा है, वो एक्सपेंस में जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी मोटर आ जाए जो 2 टन के एसी में डालें तो 2.5 टन की हवा दे, तो ऐसी सूरत में फिर उस खर्चे को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इस किस्म की कोई बात है वेबसाइट के अंदर भी। जी जी, अच्छा टीएस ने सवाल क्लास के बाद पूछने हैं, आगे चल रहे हैं। चलें दानिश से इजाजत है? ओके शुक्रिया यार। जी
देखिए आपने कहा था कि ऑपरेशनल के अंदर आएगा वेबसाइट पोस्ट करने कॉस्ट, मैंने नहीं, अभी मैं ना वो बताता हूँ आपको। कॉस्ट है। ये मैं अभी इधर आ रहा हूँ, पेज 16 पे इसके ऊपर बात है, एक पेज 16 पे इस पे बात है। अच्छा जी, यहां तक हमारी सारी बात जो है वो एक हद तक मुकम्मल हुई। मुझे अब ये बता दें कि ये वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर जिसको रिक्वेस्ट भेजते हो वापस आपको रिटर्न। भाई, ये आप किसी भी वक्त जाके यूट्यूब के ऊपर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं या आपने हिम्मत करके अपनी लगा दी, ऊपर चढ़ा दी वीडियो, तो आपने अगर अपनी वीडियो चढ़ा दी तो आप कहीं उसको स्टोर कर रहे हैं खुद? आपके पास कुछ स्टोरेज मीडिया है जिसमें वो स्टोर हो रहा है? तो मोहतरम, ये दुनिया वालों ने सर्वर बनाए हुए हैं। ये सर्वर बाजी नहीं है इधर से मुराद, ये दुनिया वालों ने सर्वर बनाए हुए हैं। ये बड़े बड़े कमरे हैं, यहां पे जो है वो 15 20 30 बंदे दरमियान में आ जाएं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई हैं, ये सर्वर हैं, ये वेब सर्वर्स हैं। यहां पर जाकर इन मशीनों में जाके हमारा डाटा क्या हो रहा होता है, और ये 24 घंटे 7 दिन मुसलसल जो है वो ये मशीनें ऑन होती हैं। यहां बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई आ रही होती है, और कभी कभी खुदा ना खास्ता आपने किसी मोड़ पे सुना होगा सर्वर बाजी डाउन हो गई हैं, परेशान है बड़ी। तो सर्वर डाउन हो जाए तो सारे ही डाउन हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं खुल रहा होता, उस वक्त आप ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये वो सर्वर है जो हमारे सामने डाउन हो रहा है। तो ये सर्वर अगर डाउन हो जाए तो ऐसी सूरत में तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हम इधर बैठ के इंटरनेट के जरिए सर्वर बाजी तक एक्सेस कर सकते हैं, वेब सर्वर की एक्सेस हासिल करते हैं, जहां पे हमारा डाटा क्या हो रहा होता है। तो वेब सर्वर कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स। वेब सर्वर वो जगह है जहां पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। वेब सर्वर आम तौर पे कंपनीज खरीदती नहीं है क्योंकि सर्वर इज वेरी एक्सपेंसिव। वेब सर्वर आमतौर पे कंपनीज खरीदती नहीं है, लेकिन अगर कंपनी वेब सर्वर खरीद ले तो ऐसी सूरत के अंदर वेब सर्वर और उसके अंदर जो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भाईजान IS 16 में गिरेगा, वो वेबसाइट कॉस्ट में ऐड, क्योंकि वेब सर्वर अपने अंदर ही क्या है, एक टेंजेबल है। वेब सर्वर क्या है? हाँ, इसमें हमारी वेबसाइट की वीडियोस और वेबसाइट की बाकी चीजें स्टोर तो हो रही होंगी, लेकिन इस वेब सर्वर को अगर मैंने करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसमें 90 लाख इसके दिए हैं और 10 लाख इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए हैं, तो वो क्या होगा? टेंजेबल आइटम। वो क्या होगा? टेंजेबल आइटम होगा। यानी वेब सर्वर होगा, उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा, ये चीजें इकट्ठी होकर IS 16 में चली जाएंगी। अब वो सर्वर खरीद के उसके बाद हम अपनी वेबसाइट कोडिंग करके बनाना शुरू करेंगे, तो वेबसाइट का खर्चा तो कैपिटलाइज होगा, अगर वेबसाइट आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाई। अब ये छोटी सी बहस और डिटेल है, इसको जरा आप देख लें पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे ये डिटेल देख लें। SIC, दानिश आइएगा, SIC 32 डज नॉट अप्लाई। SIC 32 डज नॉट अप्लाई। SIC 32 does not apply to expenditure on purchasing server, developing server। सर्वर डेवलप करने वाले तो बहुत ही कोई क्या कहते हैं, बड़ी आला किस्म के लोग होंगे। सर्वर तो खरीदना ही इतना महंगा होता है, तो खुद बनाने में कितना खर्चा आएगा। परचेजिंग सर्वर, डेवलपिंग सर्वर, ये हार्डवेयर टाइप चीज होती है भाईजान, लिख लें हार्डवेयर। हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन मेन ये हार्डवेयर होता है। अच्छा, आपको ना इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं कि वेब सर्वर क्या होता है, प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है, स्टेजिंग सर्वर क्या होता है, तो इन चक्करों में आपको जाने की जरूरत नहीं। तो परचेजिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर, but SIC 32 does not apply, but IS 16 apply। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन जो आपने खरीदा ना, उसमें जो आपकी डिवाइस है वो तो IS 16 में आएगी। इंटरनेट कनेक्शन जो आपने घर में खरीदा, उसमें जो लिख लें डिवाइस जो आपने खरीदी, वो तो किस में आएगी? IS 16 में आएगी। अच्छा, लेकिन जो इंटरनेट का बिल आप पे कर रहे हैं हर महीने,
वो वेबसाइट की कॉस्ट में जाएगा या वो एक्सपेंस में जाता रहेगा? वो एक्सपेंस में जाता रहेगा। When an entity incurs expenditure on internet service provider hosting the entity's website, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो आप बिल पे कर रहे हैं वो बोलें कहां जाएगा? एक्सपेंस। तो इस इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस लिख लें, ये IS 16 वाला है, और इनकर्स एक्सपेंडिचर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो पेमेंट हो रही है, जैसे आप यूफोन वालों को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप PTCL वालों को पेमेंट कर रहे हैं, ये बिल कहां जाएगा? बोलें दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन सर्विसेज आर रिसीव्ड। और यार ये दो चीजें हैं, इन पे तो SIC 32 वैसे ही नहीं लगेगा। अगर आपका काम है वेबसाइट्स बना के बेचना, तो फिर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो वेबसाइट्स बना के बेच रहे हैं, तो फिर तो वेबसाइट आपके लिए इन्वेंट्री होगी या एसेट होगी? इन्वेंट्री होगी। और जब तक आपके पास पड़ी हैं, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड लगेगा, जब बिकेगी तो IFRS 15 हमारे सिलेबस में हम वो पढ़ेंगे, फिर IFRS 15 लगेगा। द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल। आपको पता है लैंड भी इन्वेंट्री होती है कुछ लोगों के लिए। प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उन्होंने कई लैंड्स खरीद के रखी होती हैं, तो लैंड उनके लिए क्या होती है? इन्वेंट्री। डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू एन अदर एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से क्या मतलब है? हमारा कारोबारी है, हमारा कारोबारी है। अच्छा, लीज का टॉपिक इंशाल्लाह हमने शुरू करना है अगला, शायद। लीज डेट इज अकाउंटेड फॉर अंडर IFRS 16। लीज होते किस्तों के ऊपर कोई चीज ले लेना, तो ये IFRS 16 में पढ़ेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट बता दें जी क्या? यूजफुल लाइफ। द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ वेबसाइट यूजफुल लाइफ शुड बी शॉर्ट। कहते हैं वेबसाइट का कि यूजफुल लाइफ कम लेना, क्योंकि ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि लोगों को वेबसाइट्स अपनी पूरी उठा के बदलनी पड़ती हैं। शायद ICAP की वेबसाइट भी आपने देखी हो, पहले बिल्कुल और इंटरफेस था, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया हुआ है। तो कहते हैं इसलिए वेबसाइट की जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, मेरी नज़र में क्या लेना? शॉर्ट। अब पहले ज़रा कॉन्सेप्ट्स को सवाल पे अप्लाई करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। वो कल वाला सवाल निकालें जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 यार, 9 पेज 27। अच्छा, मैं 9 का 1 जरा करवा देता हूं अभी, कल हमारी बहस रह गई थी। 9 का 1 अभी करवा देता हूं। पहले जरा 9 का 2 मैं कर लूं। 9 का 2 पहले जरा बिजनेस की नेचर देख लें हमारे क्या है। जिंक लिमिटेड अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यूजेस रिवोल्यूशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है चीजों को लाइव या रिकॉर्डेड, जिस भी फॉर्म में हो। ऑन 31 दिसंबर 18 ZL लॉन्च इट्स न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज। तो इन्होंने एक वेबसाइट बनाई फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से मुराद होगा डाउनलोड करने की इजाजत नहीं देंगे, ऑनलाइन लोग आके इसके ऊपर स्ट्रीमिंग करेंगे। अटेंटिव हैं, मुतवज्जे हैं, जाग रहे हैं। On 31 दिसंबर 18 ZL launched its new website for online streaming of TV shows, movies and web series. अच्छा, the website content आखिर में हमने पढ़ा था ना, content development is also used to advertise and promote ZL's products। और हमारी कुछ ZL की अपनी products हैं, तो हम वेबसाइट पे वो भी चढ़ा दिया करेंगे, उनकी भी एडवर्टाइजमेंट हो जाया करेगी। इन टीवी शोज के अलावा भी हो सकते हैं हमारी कोई वेबसाइट हो। द वेबसाइट कंटेंट इज आल्सो यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट ZL's प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट्स भी हम बेचते होंगे, वो भी इस पे आ जाएंगी। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली। वेबसाइट खुद बनाई है या बनी बनाई खरीदी है? इधर देख लें आए में, तो द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एज एन। कहते हैं ये आपको जहां जहां जो चीज नजर आए तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ये ना सोचना कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट, वैसे ये लाइन ना भी लिखी होती तो हम हर डेवलपमेंट को अज्यूम करते हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर वेबसाइट आर एज फॉलोस। तो ढूंढना शुरू करते हैं। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज कहां था? प्लानिंग में था। तो आप किताब से भी ढूंढ लें, मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड से ढूंढ रहा हूं। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज ये किस में है? तो ये रिसर्च है।
इसको कहाँ डालना है? एक्सपेंस। चलें जी आगे। आपने नोट्स नहीं आपके पास? नोट्स, अच्छा। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ढूंढे ढूंढे, खुद हिम्मत करें, किसी पे मत रिलाय करें। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये डब्बा देख के कुछ लोग सोच रहे हैं चल यार स्टैंडर्ड ले ही लेते हैं। अच्छा, ये कहाँ डालने हैं? एक्सपेंस में। आगे क्या है? ना 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 ना, इसको अभी छोड़ें, इसको अभी छोड़ें, आगे चलें। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, डेवलपमेंट में? ना ना, ऑपरेशनल में नहीं भाई, अब बहुत आगे चले गए हो, वो सर्च इंजन था लफ्स। ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, एप्लीकेशन एंड, इसको क्या करना है? स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट इसकी वालदा का नाम था। इसको क्या करना है? स्ट्रेस टेस्टिंग का मकसद बता दिया, टू इंश्योर दैट वेबसाइट्स ऑपरेट इन द इंटेंडेड मैनर, जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह ऑपरेट करें। 1000 यूजर हैं, 2000 यूजर हैं, वो सारे आ भी जाएं तो वेबसाइट बैठ ना जाए। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ, डिजाइनिंग द, एज इट इज कॉपी उठा रहे आई के, कोई बिल्कुल आपको मुश्किल में डाल ही नहीं रहा। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ये भी कहाँ चला जाएगा जी? डेवलपमेंट में। इसे क्या करेंगे? चलें जी, अगली 3 चीजें आपके लिए मजे की हैं, वो जरा देखें। वही बात है, इतने लंबे चौड़े में कोई 1-2 पॉइंट तो सोचने वाला भी वो डाला करेगा ना, तो वो 1-2 पॉइंट इसने सोचने वाला डाल दिया थोड़ा सा। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, पहले तो ब्रॉड कैटेगरी देख लें। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, इसी तरह की अंग्रेजी बने, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट। अच्छा जी, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट में आगे उसने 2 चीजें दी हैं। जी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो हमारा मेन काम है, उसी के लिए तो हमने कंटेंट डेवलपमेंट करके लोगों को दिखाना है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का ही तो कंटेंट डेवलप किया जाएगा, पीछे कोडिंग की जाएगी ताकि जितने प्रोग्राम्स अपलोड करें वो सारे के सारे लिंक हों, ये तो हमारा मेन कारोबार है। तो ये क्या होगी? एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोटिंग ZL's प्रोडक्ट्स, कहते हैं इसके अलावा मैं कुछ अपनी प्रोडक्ट्स भी ऊपर डाल के जो है प्रमोट कर दिया करूंगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज कहां जानी है? एक्सपेंस में जानी है। धोखा दिया उसने कंटेंट डेवलपमेंट का लफ्ज लिख के, लेकिन अंदर आपको पता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर एडवर्टाइजमेंट बीच में आके घुस जाए तो एडवर्टाइजमेंट कहां जानी है? अच्छा, ये कहां डालें? एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेबसाइट। अच्छा, मजे, इन दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में क्या फर्क है? अच्छा भाईजान, एक है कॉलेज में जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनको कॉलेज वालों ने यह कहा कि तुम्हें फंक्शनल उर्दू भी पढ़ा देते हैं, तुम्हारी उर्दू कमजोर लग रही है। और दूसरा क्या है कि बाहर में जो कॉलेज आया ही नहीं उसे बताना भाईजान कॉलेज में तो आओ, अगली बात तो बाद में है। तो यहां जरा देखें क्या मतलब है। जो बंदा वेबसाइट पे आ जाएगा उसे हम प्रमोट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स, यार ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। अब अगला सवाल है, लोगों को पता ही नहीं हमारी वेबसाइट भी है या नहीं। हो सकता है लाख में से सिर्फ 100 बंदे भी हमारी वेबसाइट पे आए हैं, अब उन लाख में से बाकियों को लाना, इसे क्या कहेंगे? तो एडवर्टाइजमेंट कहां जानी है? जल्दी जल्दी बता दें। तो यार इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में कोई 1-2 आप गलत भी कर देना तो कोई इतने हरज वाली बात नहीं है। 100 नंबर वाला पास नहीं है, 50 वाला है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट में कोई 1-2 पंगा हुआ करेगा, वो चीज ऐसी डाला करेगा जिसपे आपको सोचना पड़ेगा, वो गलत भी हो सकती है। ओके, अगली बात जी, ये आप जरा अंडरस्टैंड करें, मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, ये क्या है? एक्यूजिशन ऑफ एक्यूजिशन ऑफ सर्वर। सर्वर मेरे भाई याद रखिएगा हार्डवेयर है। जैसे सर्वर बंदा होता है ना, वो हार्ड होता है,
तो इसी तरह सर्वर याद रखना है यहां से। सर्वर क्या है? एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर। हम इतने अमीर लोग हैं कि हमने वेब सर्वर खरीद लिए हैं, हमें किसी के सर्वर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सर्वर हैं। एक्विजिशन ऑफ, बना बनाया सर्वर खरीदा, तो बना बनाया सर्वर बाजार से मिल जाते हैं, बना बनाया सर्वर खरीदा। भाईजान ये कैपिटलाइज तो होगा, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट है इनटेंजिबल्स का नोट बनाना है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इनटेंजिबल्स का नोट बनाना है। तो हम आइए 16 का नोट भी लगे हाथों साथ बना जाए, तरह रिवीजन हो जाए। भाईजान इतना टाइम नहीं है, तो सिर्फ किसका नोट बनाना है? इनटेंजिबल्स का। तो भाईजान ये कैपिटलाइज दोनों चीजें होंगी। नीचे वाला क्यों कैपिटलाइज होगा पहले मुझे ये बता दें। ये कल के क्लास में हमने पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट बन के अपनी हैसियत लूज कर जाएगा और हम चेहरा ऊपर उठाएंगे, क्लास में टेंटिव होके बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, ये वालेकुम सलाम। तेरी खैर जी, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, आप क्लास के बाद आ जाओ, जो चीज़ें मैं स्टैंडर्ड से खोल के आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा यार, ये सोने वाला जो मामला है ना, इसको इधर ही रिजॉल्व कर लें क्लास में, क्योंकि क्लास के बाद जब ये मामला चला जाता है ना तो ख़तरनाक हो जाता है। ये 9:30 से 12:30 बजे, 9:30 तरावी ख़त्म हो जाती है ना, 9:30 से 12:30 आप सो जाया करें, सॉरी पढ़ लिया करें। ये 3 घंटे हो गए, 9:30 से 12:30। अच्छा, उसके बाद 12:30 से 4 बजे तक आप सो गए, तो एक गरम एक दूध और बंद साथ रख लिया करो। 30 दिन यही खाते रहो, कोई मसला नहीं यार। ये करने वालों ने क्या क्या किया मैं तो ये क्या बताऊं। अच्छा, तो 12:30 से 4 बजे तक आप सोएं, 3.5 घंटे इधर हो गए। फिर आप उसके बाद 5 बजे से लेके 6:45 तक सोएं, अगर आपकी 7:30 क्लास है, वरना लेट क्लास है तो और भी सो सकते हैं। 1.5 घंटा तकरीबन ये हो गया, तो 3.5 से ये कितने हो गए? 5 घंटे ये हो गए। फिर आप दोपहर को 1 घंटा सोएं, 3.5 से 4:30, आइडियल, ज़बरदस्त नहीं है। ये आपका कितना टाइम हो गया जी? 6 घंटे पूरे हो गए। तो नींद आपकी पूरी होगी 6 घंटे। अच्छा, पढ़ाई के कितने हो गए? 3.5 घंटे। अच्छा, इसके बाद आप 1 बजे से लेके क्लासों से फ्री हों, 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप पढ़ें। 3:30 तो सो जाने ना, तो 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक पढ़ें। ये आपके 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए ना, तो ये 2.5 बन रहे हैं, 2 हो गए ना। तो भाईजान है, देखो 2.5 घंटे बन रहे हैं, लिखे जहाँ 2 हैं, 2 घंटे ये हो गए नींद के। अच्छा, उसके पढ़ाई के। फिर 4:30 से लेके 8 बजे तक टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन चलो इसमें से 2.5 घंटे पढ़ाई के निकाल लें, तो 2.5 टाइम अच्छा खासा है, लेकिन पढ़ाई के 2.5 घंटे कर लें, क्योंकि बाकी भी आपने इफ्तारी भी आराम से ही करनी होती है, आधा घंटा। तो तकल्लुफ़ ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। 2.5 + 2 4.5, 4.5 + 3 7.5। इतना ना पढ़ा करें, 7.5 घंटे पढ़ के पागल हो जाएंगे, दिमाग की दही बन जाएगी। इतना पढ़ते हैं आप लोग, इतना पढ़ते, बहुत ज़्यादा पढ़े आप लोग। ओके, वापस आ जाएं जी, जितने थी नींद का टाइम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ओके, अपना ही है आपका, जितना मर्जी कर लें भाई कह रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा भाईजान, ये कैपिटलाइज तो होंगे, लेकिन किस स्टैंडर्ड की रोशनी में होंगे? IAS 16, IAS 16। अच्छा, पास्ट का तजर्बा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है, बच्चे अक्सर आखिरी दिनों में पूछ रहे होते हैं टीचर से, ये ज़रा दोबारा बता दें सर। सर कहते हैं जाके लेक्चर रिवाइज करो। सर अब इतने लंबे लेक्चर में से इतना छोटा सा पॉइंट सर आप ही बता दें, पूरा सिलेबस ही बता। अच्छा, तो अब ये मुझे बता दें कि ये ज़रा लिख लें बेशक, या जो मर्ज़ी कर लें, किताब से भी आपको दिखा देता हूँ। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर IAS 16 की रोशनी में क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। किताब से भी आपको दिखा देता हूँ, और बेसिक जो रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है।
ये देखें जी, किताब का पेज नंबर, किताब का तो 16 नहीं, किताब जब आएगी तो इंशाल्लाह कल पब्लिशिंग में चली जाएगी। तो परचेजिंग सर्वर लिखा हुआ है, जो मेरे से कहेगा कि इसको बताएं उसको कहा जाएगा भाईजान इस पेज पे आए। परचेजिंग सर्वर, सर्वर परचेज करना, क्या लिखा हुआ है इस पे, क्या लगेगा, IS 16। अगली बात, ये बात मैं आपको भी नहीं दिखा सकता, शुरू के सफों में जाना पड़ेगा, ये बात कल बताई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर का उसी का पार्ट बन जाता है, इसलिए ये दोनों चीजें कैपिटलाइज होंगी, लेकिन किसकी रोशनी में, IS 16 की रोशनी में। ओके, अच्छा जी, अब आप मुझे एक चीज बता दें कि इसमें वो किधर है, क्या कहते हैं लाइफ इसकी, हमने कहा था ना वेबसाइट की लाइफ शॉर्ट से शॉर्ट लेनी है, कम से कम लेनी है, तो कम से कम जितनी भी है सवाल वाला बताए। नहीं, जाहिर बात है एक अरसे तक होगी ब्रॉडकास्टिंग जो भी है। कोई भी नहीं जवाब दे रहा, हाइब्रिड क्लास में माइक दे दें किसी को अगर जवाब आता है तो। इसकी लाइफ नहीं दी हुई भाईजान, लाइफ इसलिए नहीं दी हुई कि 31 दिसंबर की रात को ये काम पूरा हुआ है, तो अब हम डेप्रिशिएट करें भी तो कितना करें, इसलिए शायद उसने लाइफ नहीं दी हुई। तो ऑन 31 दिसंबर लॉन्च की है, लॉन्च करने के बाद से ये अमोर्टाइज होगी ना, तो अगले साल अमोर्टाइजेशन देखी जाएगी, इस साल अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। तो इस सवाल से ये ना मतलब समझ लीजिएगा कि वेबसाइट को अमोर्टाइज नहीं करना। ऑन 31 दिसंबर लॉन्च हुई है, तो फिर लॉन्च अब डेवलपमेंट वगैरह मुकम्मल होगी, इसका मतलब है अब अगले साल से इसको अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। तो अंडरलाइन करके लिख लें, अगले साल से अमोर्टाइज करेंगे, इसीलिए लाइफ नहीं दी। शुक्र है, हाँ नहीं करना यहां पे, शुक्र है करना है। ऑन 31 दिसंबर 18 को अंडरलाइन करके अगले साल से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। अच्छा, वेबसाइट कॉस्ट में छोटी छोटी बातें रह गई हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ ये सवाल जो है ना पूरा हो जाए। तो इसमें वेबसाइट वाला कॉलम बना लें, और ये वाला कौन सा कॉलम बनेगा, प्रोजेक्ट कोई नाम रख लें। अब इसने कोई नाम ऐसा बताया नहीं इसका, को R&D प्रोजेक्ट या जो मर्जी इसका नाम रख लें। तो इसको बनाना शुरू करें, इसका नोट बनेगा। पहले हमने किसका नोट बनाया था, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का बनाया था ना, तो आज एक और नोट बनाएं। अच्छा, नोट के ना एंड के ऊपर उस वक्त जगह नहीं, उस वक्त टाइम नहीं था, कोई वजह थी, मैंने आपको नीचे 2-3 चीज़ें नहीं दिखाई थी। नोट की ना दुम में 2-3 चीज़ें आती हैं कि लाइफ कितनी है चीज़ों की, और जो है वो मेथड कौन सा है, सारा जो F1 वाला पड़ा हुआ है, तो वो भी आज याद करवा दीजिएगा, आज लिखवा दूंगा वो जी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिंक लिमिटेड जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। R&D प्रोजेक्ट। और दूसरा कौन सा इंटेंजिबल है जी हमारा, वेब साइट। यार ब्लैक मार्कर एक और ला दो, इधर कोई नहीं है, उधर ही। वेबसाइट क्लियर, चलें जी। ग्रॉस कैरिंग, हाँ पहले नोट का नाम, इंटेंजिबल्स में भी नोट नंबर 7, इंटेंजिबल्स ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस, यार एक चीज़ की एहतियात मैंने सॉल्यूशंस में किताब में नहीं रखी हुई, लेकिन आप जो है वो रख लीजिएगा इसकी एहतियात कि एडिशंस में ना
एक्यूजिशन अलग बता दीजिएगा और इंटरनली जनरेट अलग बता दीजिएगा, बेहतर है। एडिशंस में एक्यूजिशन जो खुद खरीदें उनको अलग बता दीजिएगा और जो खुद बनाए उनको अलग बता दीजिएगा। एडिशंस में ये दो कैटेगरीज आ जाए तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। आगे चलें। डिस्पोजल, डिस्पोजल मेरा नहीं ख्याल है सवाल में कोई है, एक अगला पॉइंट है उसमें भी कोई नहीं है। तो इन द एंड कौन सा बैलेंस आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दानिश ब्लैक मार्कर नहीं लाया कोई? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग amortization for the year और closing। अच्छा जी, वर्किंग्स। पहले कल वाला पूरा कर लेना ताकि ये मुकम्मल हो जाए। On Yakam January 18, ZL bought an incomplete research and development from BTech at 90 million। तो रिसर्च और डेवलपमेंट को अलग करने की जरूरत है या पूरा 90 कैपिटलाइज कर दें? तो ये इतना सा हिस्सा इसका परचेज्ड है और बाकी हिस्सा हमने खुद बनाया है। समझिए ना बात को भाई, जरूरी है कि एक चीज परचेज्ड ही हो या एक चीज इंटरनली जनरेट हो? क्या ये पॉसिबल है कि पहले परचेज करें R&D और फिर उस पर खुद इंटरनली जनरेट करें? तो इसलिए इतना सा हिस्सा R&D का परचेज्ड है और बाकी हिस्सा R&D का। ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये असल में कल हमारा रह गया था जिसकी हम डिस्कशन करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमें लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो ये वाला हिस्सा रह गया था। इसको आप पढ़ लेते हैं। ये लाइन ना आपको कल बतानी है। असल में इंटेंजिबल्स में ना अगर कोई हमें ऑफर कर दे कि तुम्हारा इंटेंजिबल इतने का मैं ले लेता हूं, तो ये फेयर वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए रिवैल्यूएशन मॉडल के एतबार से ये लाइन मैंने आपको कल बतानी है, इसको हम फेयर वैल्यू नहीं मानेंगे। लेकिन ये इंटेंजिबल्स में एक पूरी बहस है जिस पे कल 5 मिनट लगेंगे, तो इसको इग्नोर करना है लाइन को। कल इसकी वजह इंशाल्लाह देख लेंगे, नोट कर लें, इसको इग्नोर करना है। अभी घर में आप परेशान ना हो पढ़ के। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब बताएं, खुद की है या खरीदा है? खुद की है। बाद में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। रिसर्च कितनी है जी? 10 की, और डेवलपमेंट 48 की। अब मैंने बताया था बड़ा अजीब सा सवाल है ये, इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन पूरा हो रहे हैं? यकम मार्च को। तो प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? यकम जनवरी 18 को। और 6 क्राइटेरिया कब मीट हुआ? यकम मार्च को। और 31 अगस्त को प्रोजेक्ट क्या हो गया? इस दिन से आगे अमोर्टाइज करेंगे। All costs are incurred evenly from Jakam January till project completion date, that is 31 अगस्त। All costs are incurred evenly from Yakam January till 31 अगस्त। ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें रिसर्च के साथ भी उसने लिख दिया फ्रॉम यकम जनवरी टिल 31 अगस्त, और किसी सवाल में इतना वाज़ेह नहीं लिखा होता था। देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल साई किधर, ऑल फील करें दूर से, ऑल आर इनकर्ड फ्रॉम यकम जनवरी टिल 31 अगस्त। अच्छा, आप समझ रहे हैं मैं अपने लिए झुक के लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना। भाईजान ये सारी कॉस्ट यकम जनवरी से 31 अगस्त की हैं। आप बता दें इस 10 का क्या करूं मैं? इसको किधर डाल दूं? एक्सपेंस में।
48 का क्या करूं? 48 का 48 को तोड़ दें। 1 जनवरी से 31 अगस्त, 1 जनवरी से 31 अगस्त, जनवरी फरवरी फारक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने बने? 6 महीने बने। पहले मुझे बताएं हमारे साल में कितने महीने खर्चा हुआ? वो जो कल हमने रूल सीखा था, एक बोला करेंगे हमारे साल में कितने महीने खर्चा हुआ। अब अगर इसको तोड़ना पड़ा तो डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, और मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो ये मैं बात जो है वो कल आपको बताना चाह रहा था। आज कोशिश करते हैं यहाँ 48 लिखने की। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओह हो, आज तो ये इसको कोई मसला ही नहीं हो रहा। तो रिसर्च सारी को कहां डालें? एक्सपेंस में। डस्टबिन में डाल दिया, छींटे पड़ी पेंट की। सारी रिसर्च को कहां डालें? और इस डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालें। प्यार से उठाएं। बस 48 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 36। वैसे ये 15 नंबर का जो सवाल है ना, बहुत ज़्यादा नंबर थे इसके। इसमें चीज़ें बहुत थोड़ी थी। असल में हमने एक्सपेंस वाली चीज़ों को तो कहीं लिखना ही नहीं होता, तो एसेट वाली चीज़ें ही बस यहाँ पे लानी होती है। तो सोचने वाली चीज़ें थोड़ी थी ज़्यादा। ये वर्किंग 1 हो गई। नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको करता हूँ। कल से इंशाल्लाह उम्मीद है लाइटें यहाँ लग जाएंगी। 36 into 6 months। ओके, नेक्स्ट सी, आगे चलें। इसकी लाइफ देखें जी कितनी है। It is expected that newly developed technology will provide economic benefit to ZL for the period of next 10 years। अगले 10 साल तक फायदा देगी। तो वैसे कमर्शियल प्रोडक्शन किससे शुरू हो गई थी? ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 अगस्त। 31 अगस्त पे इसका मतलब है लॉन्च हो गई थी प्रोडक्ट। तो 31 अगस्त से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। वो कौन कौन सा महीना बनेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। तो कॉस्ट पकड़ें 126 लाइफ 10 years मल्टीप्लाइड बाय 4/12 4.2। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग 0 है क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू इस साल हुआ है। वर्किंग का रेफरेंस एंड पे दे देना एक दफा। अच्छा, वर्किंग में ना हेडिंग होडिंग नहीं देनी होती, इतना टाइम नहीं होगा कि वर्किंग 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, अमोर्टाइजेशन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट एज इन एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट। यार ये तो शुगल ही है। इधर से आपने क्या पकड़ना है? 2 + 3 + 5 + 11। बाकी सारे हाँ 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 हाँ। क्या क्या पकड़ना है? डोमेन नेम, आगे आगे डोमेन नेम के बाद स्ट्रेस टेस्टिंग डलवाएं, कैपिटलाइज करवाएं स्ट्रेस टेस्टिंग। डिजाइनिंग भी कैपिटलाइज करवाएं, डिजाइनिंग भी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की डेवलपमेंट कॉस्ट 21। इंटरनली जनरेट में डालूं या ये खरीदी है वेबसाइट? ओ भाईजान, लाल है बंदा जूता, खुदा के लिए यार, खुदा का खौफ करें। रिकॉर्डिंग ना हो रही होती तो मैंने उतारना था। लॉन्च इस वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज। द वेबसाइट किधर लिखा हुआ है? इंटरनली जनरेटेड। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड। बनी बनाई नहीं खरीदी, खुद बनाई है, दिन रात लगे हैं हमारे। 21।
अमोर्टाइजेशन की जरूरत नहीं। चलें जी, तीसरी चीज अब देख लेते हैं हमारी क्या है। तीसरी चीज नीचे से निकलेगी, देखें निकल रही है, पूरी बार आ गई, डर तो नहीं लग रहा? हा 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 क्या होता है? अच्छा, एक बार याद रखिएगा, रिकवरेबल अमाउंट को तब तक लिफ्ट नहीं करानी जब तक बीवी ना आ जाए। क्लियर? रिकवरेबल अमाउंट को पेपर में कब लिफ्ट कराया करेंगे? जब बुक वैल्यू निकल आए। जब बुक वैल्यू निकल आए। पेपर में खाब आ रहे होंगे इसका, हाथ दोगी यार। पॉइंट नंबर 3, रिकवरेबल अमाउंट वाला पॉइंट छोड़ें, बाकी पढ़ें जरा। ये पॉइंट अगर आपके साथ वाले ने कर दिया ना, तो आज के बाद नहीं, आपने हमेशा उसके साथ दोस्ती रखनी है। कमाल कर देगा जमाल। बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है। जी, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, अमोर्टाइजेशन बताएं। अमोर्टाइजेशन बताएं जी, जल्दी करें। मैं जो लोग अमोर्टाइजेशन, जिनको सवाल समझ आए, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अमोर्टाइजेशन निकालें जी जल्दी। किस बात पे ऐसा है मुझे भी बताओ, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ चलो छोड़ो, रहने दो, बाद में बता देना। अमोर्टाइजेशन बता दे कोई बंदा। 37.5 हो सकता है, यही हो। 30.06 और आने दीजिए। अमोर्टाइजेशन 150, छिक के रखो, इतना डिफरेंस हो। 37 150 कॉस्ट के करीब पहुंचे हुए हैं। साथ वाले को थोड़ा तंग करे, पुत्र अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट तो आते हैं सारी, आपको अंग्रेजी की मार रहा है वो। हो जाए फिर, सॉरी। जी, ड्यूरिंग 2018, ड्यूरिंग 2000, तो इसको लिख लें ऑन 1 जनवरी 18। जाहिर बात है, अब और कोई डेट तो हम रिज्यूम नहीं कर सकते ना। ऑन 1 जनवरी 18, ऑन 1 जनवरी 18 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, हुकूमत की तरफ से होगी ना कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये उन दोनों में से कोई इंटेंजिबल है या कोई नया इंटेंजिबल है? कोई नया इंटेंजिबल है। इंटीमेटेड, हमें बताया डेट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस, आपके एक चैनल का ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड, ये रिन्यू नहीं हो सकता। तो भाईजान आप कह रहे हैं कि उसकी लाइफ इंडेफिनेट है। उन्होंने कह दिया कि रिन्यू नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं लाइफ इंडेफिनेट है। 1 जनवरी 18 को उन्होंने क्या कहा है? आज के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता। वो जो आप रिन्यू कराने आ जाते थे ना भाईजान, भागो इधर से, अब रिन्यू नहीं होगा वो। अब इसके बाद ना उसने कहानी बताई कि वो लाइसेंस था कौन सा। इतनी सी बात से हमें पता नहीं चला। आप ऐसे ही कॉलेज में एंटर हुए और कॉलेज वालों ने कहा यार वो हमारा लाइसेंस अब रिन्यू नहीं हो सकता। आपने कहा कौन सा, कब लिया था, क्या टर्म्स थी, कितने का लिया था? ओ अच्छा, वो तो कॉलेज वालों ने आपको बताया नहीं। ये तो पहली बात तो वैसे ही आती है, अगले बंदे को डराने के लिए आप कर देना। ओ भाई, आपके घर के अंदर कोई बंदा आया, यार ये मसला है। ओ भाई, इसका बैकग्राउंड क्या है ये तो बताओ। तो पहली लाइन में उसने मसला बता दिया। आते क्या बताया जी, आज के बाद लाइसेंस रिन्यू। हमने कहा कौन सा लाइसेंस, कितने वाला, किस चीज का लाइसेंस था, क्या टर्म्स थी एग्रीमेंट की, क्यों नहीं रिन्यू हो सकता, क्या मसला हुआ है? कहते हैं ओहो वो मैं तो बात बतानी भूल गई, वो जरा मैं हिस्ट्री पूरी बताता हूं तुम्हें, वो आप पुरानी बात बताता हूं। कहते हैं असल में ना, अब क्या बताऊं मैं आपको। कहते हैं मैंने ना
लाइसेंस लिया था इनडेफिनेट पीरियड के लिए यकम जनवरी 12 को। इनडेफिनेट पीरियड के लिए मैंने लाइसेंस खरीद लिया था यकम जनवरी 12 को बाय पेइंग रुपीज 150 मिलियन सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी ऑफ ना होने के बराबर एट एवरी 5 years। ये फीस जो है वो होने के बराबर है, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी, अटेंटिव रहना है, सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी ऑफ 0.3 मिलियन एट एवरी 5 years। हर 5 साल बाद ये क्या हो जाया करेगा, रिन्यू हो जाया करेगा। होने के बराबर पैसों में या ना होने के बराबर? अच्छा यार, ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें उसने जो है वो हमें रिन्यूअल पीरियड बताया है और साथ इनडेफिनेट लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहली दफ़ा ख़रीदेंगे, फिर 5 साल बाद रिन्यू कराएंगे, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद। और हमारी नज़र में ये रिन्यूअल इतनी ना होने के बराबर है कि हमने सोचा कि इंशाल्लाह इसको इनडेफिनेट पीरियड तक ही अपने पास रखेंगे। तो पहले पूरी कहानी सुन लें इंटेंजिबल की क्या है, दोबारा सुने। जेडल ने ऑब्टेन किया था लाइसेंस यकम जनवरी 12 को, हम तो 18 में खड़े हैं, पुरानी बात सुना रहे हैं मुझे, बाय पेइंग ₹1 और रिन्यूअल फी कितनी है, एवरी 5 years। किसी सवाल में लफ्ज लिखा हुआ था या हर सवाल में लिखा होता था आफ्टर 5 years? इस सवाल में क्या नया लफ्ज आया है, एवरी 5 years। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं 12 में कोई लाइसेंस खरीदा, बारह, 13, 14, 15, 16, जब मैंने लाइसेंस खरीदा था ना इधर, तो जो मैं ख्वाब देख रहा था ना, सॉरी लेट के ख्वाब देखे जाते हैं, जो मैं ख्वाब देख रहा था ना यहां खड़े होके, वो ख्वाब सुने क्या थे कि 150 मिलियन, ऊंग आ गई है चल हुण, अच्छा 150 मिलियन से कितने साल फायदा उठाऊंगा, 5 साल फायदा उठाऊंगा। तब मैं ये ख्वाब देख रहा था जिस वक्त मैंने क्या खरीदा था, लाइसेंस खरीदा था, 17, 18, 19, 20, 21। ये किस वक्त के ख्वाब हैं, जब मैं लाइसेंस खरीदा था। और मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि इस अरसे के तो मैं दे दूंगा 150 मिलियन और इस अरसे के मैं दूंगा 0.5 मिलियन, और मेरे लिए 0.5 मिलियन, अच्छा गलते करन दिया करो, मेरे लिए 0.3 मिलियन क्या चीज है, हर 5-5 साल बाद 0.3 मिलियन मेरे लिए, जो 150 मिलियन दे सकता हूं मैं, तो मेरे लिए, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, तो देगा, तो जो बंदा 150 मिलियन एक दफा दे सकते हैं, हर 5 साल बाद 0.3 मिलियन, उसके लिए क्या चीज है निकालना। तो 0.3 मिलियन मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं इंशाल्लाह जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 मैं हर साल इंशाल्लाह जो है वो 0.3 मिलियन पे कर दिया करूंगा और इस लाइसेंस को क्या करवा लिया करूंगा, रिन्यू करवा लिया करूंगा। ये ख्वाब मैं देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि ये इनटेंजिबल जो है इसकी लाइफ क्या है भाईजान, इन डेफिनेट लाइफ है। ये मैं ख्वाब सोच रहा था, जिस वजह से मैंने कहा था कि हर 5 साल बाद 0.3 साल के शुरू में देना तो मेरे लिए बहुत ही आसान होंगे 2080-82, और पता नहीं कब तक मैंने सोचा था इसको इस्तेमाल करूंगा। हत्ता कि मैंने सोचा था वसीयत में भी ये लिख दूंगा कि बच्चों हर 5 साल बाद 0.3 मिलियन देके क्या करवा लिया करना, रिन्यू करवा लिया करना। डन हो गया। ये मैं ख्वाब देख रहा था। देखें जरा ख्वाबों का लेवल मेरे चेक करें आप। ये मैं ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब मैं किस वक्त देख रहा था, ओए तू कितों आ गए, चले जा। मैं ये ख्वाब किस वक्त देख रहा था, 1 जनवरी 12। लेकिन आपको पता है कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं, ख्वाबों की ताबीर के ऊपर धजियां बखेर के चले जाते हैं। ठीक है, अब मोहतरम नई हुकूमत, दानिश तशरीफ लाइएगा। अच्छा
अब नई हुकूमत आई और नई हुकूमत ने आके मेरे ख्वाबों की धज्जियां बखेर दी और नई हुकूमत ने आके 1 जनवरी 18 को ऐलान किया, हाँ लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं। हाँ, कोई लाइसेंस अब आपका रिन्यू नहीं होगा, कोई भी लाइसेंस अब हम आपका रिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, ये धमाका मुझे कब पता चला? 1 जनवरी 18 को मुझे पता चला कि ये धमाका हो गया है और अब मैं लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवा सकता। मुझे बता दें, इससे पहले इन सालों में मैं अमोर्टाइज कर रहा था या नहीं, और आज के बाद करूंगा या नहीं? ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जब मैं यहां खड़ा था तो मुझे बताएं, मैंने क्या देखा था? रिन्यूअल सस्ती है, महंगी? बहुत सस्ती। बहुत सस्ती होने की वजह से मैंने रिन्यूअल पीरियड को डाला होगा लाइफ में या नहीं डाला होगा? रिन्यूअल एक दफा होनी है 5 साल के लिए या एवरी 5? एवरी 5 का क्या मतलब है? मैंने सोचा होगा कि रिन्यूअल इतनी सस्ती है, 5 साल के लिए मुझे मिला है, फिर 5 साल के लिए रिन्यू करा लूंगा। एवरी 5 सिर्फ इस सवाल में लिखा हुआ है, फिर 5 साल के लिए रिन्यू करा लूंगा, फिर 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 5। मैं तो लाइफ तो मेरी क्या हुई? इनडेफिनेट लाइफ। क्या हुई? इनडेफिनेट। लीगल लाइफ ही गिवन है, यूजफुल लाइफ तो और कुछ गिवन नहीं है, बस एक ही लाइफ गिवन है। तो एवरी का लफ्ज़ इस सवाल में इंपॉर्टेंट था। एवरी 5 ईयर्स बाद रिन्यू करवाना और सस्ता रिन्यू करवाना, ये सी। अच्छा मुझे बताएं, जब भी सस्ता रिन्यू होता है, बहुत सस्ता रिन्यू होता है, तो बहुत सस्ता रिन्यू होने पर रिन्यूअल पीरियड को डाला जाता है या नहीं डाला जाता? अगर डाला जाता है तो बार बार इस सवाल में रिन्यूअल पीरियड को क्यों डालना पड़ा? पिछले सवालों में तो एक दफा रिन्यूअल पीरियड को डालते थे। एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स लिखा हुआ है। तो मुझे बता दें, ये सारी बहस करने के बाद मैं किस नतीजे पे पहुंचूं कि मेरे एसेट की लाइफ क्या है? अगर मेरे एसेट की लाइफ इंडेफिनेट है, तो यहां पे खड़े होकर जब मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं इंशाल्लाह इसको इंडेफिनेट अरसे के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बिल्कुल बात भी ऐसी थी, तो यहां मैंने अमोर्टाइज 0 किया होगा, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। और भाईजान जिनको जो है वो इस वक्त भूल चुका हुआ है, यहां पे 0.3 की मैंने एंट्री की होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और शायद आपको याद हो, सस्ती रिन्यूअल मैंने बताया था खर्चों में जाती है, तो यहां 0.3 की टेंशन नहीं लेनी। और मुझे बता दें, मेरी बैलेंस शीट में 2012 के एंड पे कितना नजर आ रहा होगा? लैंड की तरह ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। 12 के एंड पे भी 150 नजर आ रहा होगा, 13 के एंड पे भी 150 नजर आ रहा होगा, 15 के, 16 के, 17 के एंड पे भी मेरी बैलेंस शीट में 150 नजर आ रहा होगा। आप बता दें, 150 मेरे साथ इनडेफिनेट अरसे के लिए है या बम फटने के बाद 150 सिर्फ 4 साल के लिए मेरे पास है? आप बता दें, 150 को रिमेनिंग लाइफ पे खत्म कर दूं, या इसको कहते हैं अकाउंटिंग में चेंज इन एस्टीमेट। इसकी डेप्रिसिएशन फ्यूचर ईयर्स पे इफेक्ट करती है, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली डील नहीं किया जाता। रिट्रोस्पेक्टिव होता है पिछले सालों से 150 को डेप्रिशिएट करना शुरू करो, ऐसा नहीं किया जाता। इट इज कॉल्ड एज चेंज इन। हमारा अंदाजा था इंडेफिनेट अरसा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमारा अंदाजा 18 की सुबह गलत साबित हुआ या 17 की सुबह? मैं क्यों नहीं रिमेनिंग लाइफ 5 साल ले रहा? मुझे जरा ये सोच के बता दें। क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया आज के बाद रिन्यू नहीं होगा, तो मैं यहां खड़ा होकर सोचूंगा साल पहले मैंने अभी रिन्यू करवाया, तो इस साल तो मैंने अमोर्टाइज नहीं किया होगा, क्योंकि नई हुकूमत ने 18 के सुबह ऐलान किया है। तो इसका मतलब है मेरी अगली रिन्यूअल ड्यू कब है? कब मैंने करवानी थी? 1 जनवरी 22 को करवानी थी। तो अब कितना अरसा रह गया मेरी रिन्यूअल में? तो अब ये 150 मिलियन का फायदा हमें, 150 मिलियन की कॉस्ट हमें सिर्फ कितने साल फायदा देगी? 4 साल। तस्वीर खींचनी आप खींच लें, तो मैं इसको आगे मूव करने लगा हूं। ये भी तस्वीर खींचनी ज़रूरी है, क्योंकि पास का तजर्बा है, इसमें अक्सर लोग पूछते हैं डिवाइडेड बाय 5 क्यों नहीं कर रहे। तो ये डिवाइडेड बाय 4 आपको ज़रा समझ आ जाना चाहिए, डिवाइडेड बाय 4। और अगर ये हुकूमत 1 जनवरी 18 के बजाय 1 जनवरी 19 को कहती कि आज के बाद रिन्यू नहीं हो सकता, तो फिर मुझे नज़र आता कि मैंने जो 0.3 दिया है वो तो रिन्यूअल फीस अगले सिर्फ 3 साल अब यूज़ हो सकेगी, लेकिन 0.3 तो वैसे ही एक्सपेंसेस में चला गया हुआ है। बैलेंस शीट में कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 150।
तो एग्जाम्पल 7 और 7A की थी, वो शायद आपको याद हो कि सस्ती रिन्यूअल को तो एक्सपेंस में डालते रहते हैं हम जी। अब बता दें पहले तो, अब ये ना बड़ी मजे की चीज है, इधर देखें, आपने मुझे बतानी है ओपनिंग कॉस्ट, आपने मुझे बतानी है एडिशन, आपने मुझे बतानी है क्लोजिंग कॉस्ट। इधर देखें, व्हाट इज ओपनिंग कॉस्ट? ये एक्सपेंस में चला गया था 1 जनवरी 17 को। व्हाट इज ओपनिंग? अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं 2018 तक की एंट्रीज कर दें, तो 2018 तक की एंट्रीज सुने मेरी तरफ से। 1 जनवरी 12 इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 150 मिलियन। 31 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं। इस दिन भी कोई एंट्री नहीं। और हाँ, पॉइंट 3, इस दिन यकम की सुबह एक्सपेंस डेबिट, और इस दिन भी कोई एंट्री नहीं क्योंकि स्टिल अमोर्टाइज नहीं करना, या अगली हुकूमत ने 1 जनवरी 18 को बम फाड़ा है, तो इस दिन खड़े होकर 31 दिसंबर 18 को एंट्री होगी, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा, पहले आप मुझे बता दें मैं अमोर्टाइजेशन पोस्ट कर लूं या इंपेयरमेंट लॉस भी निकाल लूं? पहले अमोर्टाइजेशन नोट कर लें, कोई मसला ही नहीं है। अमोर्टाइजेशन क्या इंपेयरमेंट लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं होना कि अमोर्टाइजेशन लिख दो बाद में इंपेयरमेंट लॉस की वजह से काटनी पड़े। अमोर्टाइजेशन उतनी रहनी है, इंपेयरमेंट लॉस जितना भी हो, इसलिए पहले अमोर्टाइजेशन निकालने कोई हर्ज नहीं है। तो अमोर्टाइजेशन 2018 की निकालनी है। हाँ, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था, मैं कह रहा था ओपनिंग बैलेंस एसेट का कितना है? 1, और क्लोजिंग बैलेंस भी, और एडिशन 0। एक्सेलेंट। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन होती है पिछले सारे सालों की अमोर्टाइजेशन। ओ अंडा 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 अंडे 0 हो गया ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर निकलेगी हमारी, और वही कैरी डाउन अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। तो अमोर्टाइजेशन की फिगर बस निकालनी है, वो निकाल लें वर्किंग में। 150 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स जी, 37 पॉइंट, एक्सेलेंट भाईजान आपने बताई थी 37.5। इट इज अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। अब जी आप बताएं क्या नाम रखूं इसका? लाइसेंस। बड़ा टेक्निकल लाइसेंस था, हमारी तो फूके नहीं। अच्छा जी, ओपनिंग एडिशन कोई नहीं है। अब पूरा करें साथ साथ, सवाल खत्म हो गया, क्या रह गया पीछे? हाँ जी, 150। ये कौन से बैलेंसेस आ गए जी? क्लोजिंग। अब ये क्या है? अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। बताएं जी ओपनिंग बैलेंस कितना है? इसका कितना था? 0, और अमोर्टाइजेशन 4.2, इसका 37 पॉइंट, क्लोजिंग 4.2, क्लोजिंग 0, और क्लोजिंग 37.5। अब अगली जो बात मैं करने लगा हूं वो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी करें। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट, लेकिन फिर डब्बे में हमें यहाँ लाइन छोड़नी पड़नी थी इम्पेयरमेंट लॉस की, तो इसलिए बेहतर यह है कि अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन की तरह अलग अकाउंट बनाएं जिसका नाम हो अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अलग अकाउंट बनाएं, अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जी। उसी तरह ओपनिंग और इम्पेयरमेंट लॉस। वैसे पहले ना हमें वो चेक कराना चाहिए था कि इम्पेयरमेंट लॉस आ भी रहा है या नहीं। हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस ना आ रहा होता तो हमें ये खोलनी ना पड़ती वर्किंग। बहरहाल इम्पेयरमेंट लॉस हम चेक करते हैं। इसकी मैं ज़रा हेडिंग दे रहा हूँ वर्किंग की, इम्पेयरमेंट लॉस। पहली क्लास ली थी पहली, तो फिर कंपेयर करवाएं कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से। और एक बार याद रखिएगा, इम्पेयरमेंट लॉस में ना जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट दी होगी उसी दिन की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट दी होगी उसी दिन की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। तो रिकवरेबल अमाउंट अब सवाल में आके बताएं कि किस दिन की दी हुई है।
एज ऑन 31 दिसंबर 18 को द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ लाइसेंस वॉज ओनली ₹105 मिलियन। अच्छा, कैरिंग वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 150 माइनस 37.5 112. इट इज कैरिंग अमाउंट। इसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। क्योंकि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल गिवन नहीं है, इसलिए अच्छी बात है रिकवरेबल अमाउंट ही उसने दे दी डायरेक्ट। इसे कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट से। ऐड या लेस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपने सिर्फ जो है वो अकल लगा के देखना है, लॉजिक लगा के कि रिकवरेबल अमाउंट गिर तो नहीं गई 105। अब ज़रा वैसे लॉजिकल तरीके से बस देखें, प्लस माइनस का साइन लगाए बगैर वो चीज़ जो कि 112.5 पे हमने किताबों में रखी हुई है वो गिर के कितनी रह गई है 105। अब इसको गिराना बनता है, 2-4 बंदे आए हिम्मत करें ज़रा उठें गिराएं इसको। 7.5 इम्पेयरमेंट लॉस या लॉसा, लस्सी मेन्यू इन सहरी। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस 7.5। बताएं जी। 0 0 0 7.5 7.5 0 0। अब आप ब्रैकेटें लगा दें, यहां 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 और यहां 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 भी ब्रैकेट्स लग गई। नहीं यार, ये बीवी ना बोलो, ये फाइनल वाली बीवी है इम्पेयरमेंट लॉस के पहले वाली। मैं इस वाली बीवी की बात कर रहा था पहले। तो पहले आपने बीवी निकाली थी, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी, फिर इम्पेयरमेंट लॉस निकाला था। फाइनल वाली बीवी निकाल लें। 121.105। अब वो 3 लाइनें जो नोट की दुम बनती हैं, बोलें नोट की टेल बनती हैं, दुम बनती हैं, वो 3 लाइनें किसी को FAR 1 से याद हों? यूजफुल लाइफ जी, यूजफुल लाइफ स्लैश रेट, इसकी कितनी है 10 साल। इसकी बस ये नॉट एप्लीकेबल या डैश लगा दें, जो भी कर दें, वेबसाइट की लाइफ दी नहीं हुई। उसके बाद आगे इंडेफिनेट थी, लेकिन अब कितने साल रह गई हैं 4 साल, 4 years इसकी लाइफ रह गई है। नोट की दूसरी दुम अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन कहीं लिखा हुआ है सवाल में स्ट्रेट लाइन? अगर नहीं लिखा हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे स्ट्रेट लाइन है। जी मोहतरम, यार भाई पूछ रहे हैं कि ये 3 साल नहीं रहेगी इसकी लाइफ। असल में ना 31/12/18 को देख के ये कह रहे हैं 3 साल लाइफ रहेगी है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने अमोर्टाइजेशन किस लाइफ की बेस पे निकाली है, वो 4 है। ओके, अमोर्टाइजेशन मेथड स्ट्रेट लाइन पूरा लिखा करें, SL नहीं लिखना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ये भी, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया आपने, कोई डिमिनिशिंग बैलेंस तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन। और आखिरी चीज मेजरमेंट बेसिस। अच्छा, अभी तो हमने कोई रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह, कोई रिवैल्यूएशन लॉस वगैरह। अजीब सा सवाल है, कोई रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी नहीं थी और ये कह रहा था हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल हमने किसी एसेट में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं किया। इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन के सवाल भी आपको करवाने हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे कॉस्ट मॉडल। हाँ, कॉस्ट मॉडल तो इधर भी लिखने में कोई मसला नहीं, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल।
इधर आ जाओ। अच्छा आप मुझे बता दें SIC 32 में हमारा ये थोड़ा सा पहले सफ़े पे कुछ चीज़ें रह गई और डब्बे के नीचे एक लाइन थी वो भी रह गई, तो इंशाल्लाह ये कल क्लास में शुरू के अंदर आके जो है वो इसको कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ली हैं, बस एक दफ़ा पढ़ने वाली हैं। तो आप हजरात बस अब आराम से कुर्सी के साथ टेक लगा लें, सो जाएं। क्या होता है जो सोता है वो क्या क्या खोता है, सब कुछ खो देता है। ऑटम 2013 में सवाल आया था, इसके एसेट की कॉस्ट बता दें और इस एसेट की लाइफ बता दें, अमोर्टाइजेशन बता दें। आसान सा सवाल है, ज़बानी से पढ़ के आराम से टेक लगा के बैठे बैठे पढ़ते रहें बस। बस पढ़ लो इसको, कुछ भी ना करो यार, इसको पढ़ लो बस। चलो इकट्ठे पढ़ लेते हैं। EL has developed and patented, डेवलप भी की, खुद डेवलप की, इंटरनली डेवलप्ड है। EL has developed and patented, बाद में अपने नाम भी लगवा ली, 2 वैक्सीन्स A and B। ये कोरोना से पहले का सवाल है, 2013 में आया था। 2 वैक्सीनें बनाई, पोलियो की और शोलियो की, A and B, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 million and 120 million रिस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस कहता है कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी 300 मिलियन का अगले 5 साल तक, वेयर एज शोलियो बच्चों को हमेशा होता रहेगा, ये इंडेफिनेट पीरियड तक होता रहेगा, इसकी टेंशन ना लो। तो ये हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी? 80 मिलियन। शोलियो होता है ना बच्चों को जाता है, वो होता है शोलियो। तू पता नहीं क्या समझ रहा है। अच्छा तो आप बता दें, 7 साल का भी हंस के हो जाता है, कभी कुछ का है ही। ओके अब मुझे ये बता दें मुतल्ला की तरफ से, अब मुझे ये बता दें कि किसको अमोर्टाइज करना है, किसको नहीं करना। वैक्सीन ए को अमोर्टाइज करना है या बी को? ये 300 और 880 मिलियन का क्या करना है? नहीं, अदर इनकम में अगले सालों की सेल आपने क्यों डालनी है? अदर इनकम में कैसे? वैक्सीन ए वुड जनरेट रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, कर देगी बस, ठीक है। जब कभी रेवेन्यू जनरेट कर देगी वैक्सीन, तो जब कभी रेवेन्यू वैक्सीन जनरेट कर देगी, एंट्री कर देंगे उस वक्त कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो 300 मिलियन कंफ्यूजिंग सी बात थी, असल बात ये थी कि बस फ्यूचर में उसने क्या देना है, बेनिफिट देना है। तो बताएं जी कॉस्ट क्या है? 116, लाइफ क्या है? 5, तो अमोर्टाइजेशन बता दें। पूरे साल की निकालेंगे या महीने भी दिए हुए हैं? कोई महीने नहीं दिए हुए, और पूरे साल की निकाल देंगे। और दूसरे को क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसने इनडेफिनेट पीरियड के लिए फायदा देना है। आगे 6 मिलियन वॉज पेड, अच्छा इसको छोड़ें, पहले ये पढ़ें। ₹5 मिलियन वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। चलो आगे पढ़ते हैं ना, ठीक है, मानना आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं। द ट्रेनिंग कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स। ओए होए, ये तो लीडिंग एक्सपर्ट्स आ गए हैं, अब तो शायद थोड़े से कैपिटलाइज होना बनता है। वो लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑफ फार्मा प्रोडक्शन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव क्वालिटी फॉर एंड रिड्यूस कॉस्ट, और ये क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगे, लुट मचा देंगे। और भाईजान एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग के साथ जितना मर्जी अच्छी बात लिख दे, फिर भी आपने इसको कैपिटलाइज, हत्ता के एडवर्टाइजमेंट के साथ ये लिखते, आफ्टर डूइंग दिस एडवर्टाइजमेंट ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज जिन विल बाय दिस प्रोडक्ट। जितना मर्जी एडवर्टाइजमेंट को आसमानों पे चढ़ा दे, हमने उसे उठा के P&L में ले आना है। तो इसलिए इस तरह की बातें हमें ना बताओ लीडिंग एक्सपर्ट्स, हम खुद लीडिंग एक्सपर्ट हैं, हमने ट्रेनिंग पढ़ के समझ लिया ये खर्चा खर्चों में जाना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एडवर्टाइजमेंट लीफलेट कहते हैं, आप उसे क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के सफ़े छपवाए हैं, एडवर्टाइजमेंट के सफ़े छपवाए हैं। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट के सफ़े उसने छपवाए, तो सफ़े नहीं छपवा लिए, कोई 2000 सफ़े छपवा लिए एडवर्टाइजमेंट के। अब उस 2000 सफ़े, एक सफ़ा ₹1 का, एक सफ़ा ₹1 का, कितने सफ़े छपवाए? 2000, एक सफ़ा ₹1 का। साल के एंड तक उसमें से 800 सफ़े बांट दिए हैं।
तो मैंने माना एडवर्टाइजमेंट को एसेट तो नहीं बनाना, फिक्स्ड एसेट, लेकिन कोई मशवरा दें क्या करें। 2000 सफ़े छपवाए, उसमें से जैसे कॉलेज ने 3 मार्कर खरीदे, ईयर एंड पे 2 यूज हो गए, तो एक को इन्वेंट्री टाइप या किसी स्टोर्स एंड स्पेयर्स टाइप कुछ किसी चीज में डाल दें बस, ताकि ये एक्सपेंस में ना जाए। तो एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह की, प्री पेमेंट जो मर्जी नाम दे दें, एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह की। 2000 सफ़े छपवाए, 2000 में से 800 बांट दिए और 1200 बचे में है। तो जो 800 बांट दिए वो कहां जाएंगे, और जो 1200 सफ़े पड़े में हैं वो बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, अदर्स में डाल दें, कहीं डाल दें, बेहतर है उसको खर्चा बुक ना करें। अच्छा, अगली और आखिरी बात, फिर ये आपने कल घर से खुद ही पढ़ के आना है, ये वाला पॉइंट 2। अगली और आखिरी बात, अब फिर इसको जरा जज कीजिएगा और सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमने जियो टीवी वालों से बात की कि भाईजान 3 इश्तिहार चलाने हैं लाख रुपए के, एक इश्तिहार इस साल चला दो, 2 अगले साल। उन्होंने कहा 3 लाख अभी दो। हमने उनको 3 लाख रुपया दे दिया, एक इश्तिहार इस साल चलेगा, 2 इश्तिहार अगले साल चलेंगे। क्या करें जी, 3 लाख में से लाख को कहां डालें, P&L में, और बाकी 2 लाख को बैलेंस शीट में राइट टू रिसीव इश्तिहार इन फ्यूचर डेबिट। तो उसको एक तरह का क्या बना लें, प्री पेड एसेट टाइप बना लें। चलें कल डिस्कस करेंगे, ओवर करो।